एक अलग 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 विकास की बारे में। डेफिनेशंस और विकास के विभिन्न विकास के आयाम। आधार। विकास के आधार। बस, विकास के आधार देखा, विकास के दो आधार बताए गए थे, कौन कौन से थे? वंशानुक्रम, वातावरण। अनुक्रम वातावरण। वेरी नाइस। वंशानुक्रम वातावरण। बराबर। तो चलो अब उसके आगे जाएंगे हम आज। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध हमने कल देखा। ये देखते वक्त हमने कल ये देखा कि विकास की अवधारणा किसे कहते हैं और किस तरह से विकास की अवधारणा होती है। हाँ, विकास का मतलब सिर्फ बच्चे का कद काठी या भार वजन से नहीं है। तो विकास ऑलरेडी ये कैसे चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जो कुछ सब कुछ है, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चरित्र, इन सभी अंगों का क्या होता है, समावेश होता है। और उन सबको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये कल हमने विकास की अवधारणा में देखा। साथ ही हम विकास का अर्थ को भी हमने देखा। जैसे कि देखो, हमारी जो विकास जो कहलाता है, वो सिर्फ अभिवृद्धि नहीं है। का मतलब सिर्फ हमारे जो पुर्जों में, हिस्सों में होने वाला ग्रोथ नहीं है, तो बल्कि पूरा होलिस्टिक जिसको हम बोलते हैं, वो वाला डेवलपमेंट, वो वाला ग्रोथ ही डेवलपमेंट कहलाता है। साथ ही हमने परिभाषाएं देखी, जिसमें मुनरो की परिभाषाएं देखी, टाइलर की देखी, हरलॉक की देखी, सोरेंस की देखी, इराजी गॉर्डन की देखी, स्किनर की देखी, और हरलॉक की भी हमने क्या देखा है, परिभाषाओं को हमने देखा है, जैसे डेफिनेशन। तो इसके बाद हमने देखा विकास के विभिन्न आयाम थे, जैसे कि वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो आयाम का मतलब यहाँ देखो, ये जो भी हिंदी वर्ड आया है यहाँ पर, आयाम, इसको हम क्या कहें, मैंने कल बताया था, क्या वर्ड है इसका? आयाम का इंग्लिश में वर्ड बताया था मैंने, डायमेंशन। डायमेंशन। और मराठी में क्या आता है इसको? मराठी में मराठी में इसको बोलते हैं अंग, बरोबर, अंग, बरोबर, त्याला अंगे पण म्हणतो आपण, कारण भरपूर आहेत त्याच्यामध्ये. आपण पाहिलं, शारीरिक विकास देखा हमने, मानसिक देखा, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक व चरित्रात्मक विकास को हमने देखा। इन हिस्सों में यानी विकास यहाँ यहाँ तक होता है, ये उसके बाजू ही है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से शारीरिक विकास और अधिगम का संबंध है, यानी बच्चे का जो वार्ड विकास आता है, उनके किन किन हिस्सों को वहां पर लिया जाता है, वही हमने देखा। वो कल हमने देखा है। तो विकास के आधार भी हमें कल हमने देखे। तो थोड़ा उसका रिवाइज करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। जैसे कि विकास के दो आधार हमने बताए थे, जैसा कि है वंशानुक्रम और वातावरण। अब बताओ मेरे को, वंशानुक्रम में क्या आता है, किस तरह से आता है, पूर्व बताओ। परंपरा। पूर्व परंपरा के जो दादी माँ और माँ बाप के उनके। संतान। वंशानुक्रम का सर बच्चे का आंतरिक और बाहरी विकास जो बोलते हैं, वो जो अनुवांशिक घटक से आता है, जैसे कि आंख, नाक, कलर, हाइट, वेट, बोलना, बैठना, उठना, ये सब वंशानुक्रम के आधार पर बच्चे का विकास होता है। वेरी नाइस। और कोई बताएगा, बोली। हाँ, बताओ। हाँ, बता रहे हैं, कौन ना कोई बताओ, माइक ऑन किया है तो बताओ, नहीं तो बंद करके रखो माइक। ओके, वंशानुक्रम में हमने देखा कि माता पिता तथा माता पिताओं के भी माता पिता से जो बच्चों को जो दायित्व मिलता है, वो वंशानुक्रम से ही आता है। तो उसमें वजन होता है, हाइट होती है, हाँ, उसका दिखना होता है, हाँ, साथ ही कई बीमारियां भी आती हैं, ब्रेन आता है, यानी सोचने के तरीके आते हैं, बुद्धिमत्ता हम जिसको कहते हैं। इन बहुत सारे गुणों का समावेश वंशानुक्रम में होता है। साथ ही साथ मान लो बच्चा 150 बुद्धि गुणांक के ऊपर है, लेकिन उसका मिलने वाला जो परिवेश है वो अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा अपनी जो प्रतिभाशाली है वो दिखा पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, अ, वातावरण भी इंपॉर्टेंट है। वातावरण। यस। अभी जैसे देखो कि हम सब टीचर हैं, हमारे बच्चे
और जो स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनमें कुछ अंतर है कि नहीं है? मैंने सब टीचर के बच्चों को कहा और यस स्लम एरिया सर, में है क्या सर फर्क? अंतर है। क्या अंतर है? अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि पहली वो बात सर, बातें करने का ढंग, हाँ, वेरी नाइस। और बिहेवियर बिहेवियर, चेंजेस। बिहेवियर कपड़े चेंजेस उसका। पहनने का, खाना पीना बैठना उठना। वेरी नाइस। और तमीज, जिसको हम लकब भी कहेंगे, संस्कार यस। कहेंगे, यस। उनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी कम होती है एज इनकी कम्पेयर टू इनकी स्लम एरिया के बच्चों की डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, वेरी नाइस। और उनको फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं रहता सर, मीन्स वो सब अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। कर नहीं सकते। Very nice। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मानो वो अगर बच्चा भी अ, अच्छे बुद्धि गुणांक का है, लेकिन अगर वो स्लम एरिया में रहता है तो उसका वो विकास उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। बराबर? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका होने वाला जो परिवेश है। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें वो मोगली है, देखो। एक औरत थी, उसके दो बच्चे थे जुड़वा। एक भेड़िया ले गया, एक राजा ले गया। और 12 साल के बाद जब मिलते हैं और दोनों का जब अंतर हम देखते हैं, तो क्या दिक्कत आएगा? जिसको भेड़िया लेके गया और वो भेड़े में ही छोटा का बड़ा हुआ, उसका पूरा पालन पोषण वही जंगल में हुआ। और दूसरा जो बच्चा था वो राजा लेके गया। और आफ्टर 12 साल के बाद जब दोनों को एक जगह लाया जाता है, तो क्या डिफरेंसेस दिख कर आता है, अंतर क्या दिख कर आता है दोनों में? बताओ, क्या आएगा? ये इन्वायरमेंट का फर्क है। बराबर है कि नहीं? अब क्या आएगा वो बताओ मेरे को। राजा के पास जो बच्चा गए जाएगा, वो कैसे हरकतें करेगा, किस तरह की करेगा। और भेड़िए के साथ रहे, भेड़िया यानी भेड़िया माहिती आहे ना? तर तुम्ही मोगली तो पाहिले की नहीं? मैं मोगली क्या में आया। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वातावरण का असर बच्चों पर किस तरह का हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया और उस पर मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो कि सिंपल है सर, जो बच्चा भेड़े के साथ रहा होगा, उसका खाने का, खाना पीना रहना कपड़े वगैरह सब, उसका ढाल चाल अलग होगा। जो राजा के पास होगा, उसका खाना पीना कपड़े पहनने का, बातें करने का ढंग अलग होगा। अलग का मतलब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, और थोड़ा एक्सप्लेन करके। सर सर मेरा सर सुनो। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बहुत ही स्पष्ट आ रही। हाँ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टार्जन पिक्चर। यस यस, वही बोल रहा हूँ ना, मैं हाँ मोगली बोल रहा ना, मैं मोगली बोल रहा हूँ। हाँ, टार्जन। वो सब जानवरों में रहा और जानवरों की भाषा सीख गया। हाँ, वातावरण का ये सब परिणाम है। यस। अब दैट इज सिंपल सी बात। भेड़िए में रहने की वजह से वो बोलना ही नहीं सीख रहा था। वो भेड़िए की सीखा, हाँ। लैंग्वेज बोल रहा था, वो इंसानों की भाषा नहीं बोल रहा था। इंसानों में आने के लिए वो डर रहा था। क्यों? क्योंकि वहां का हाँ, वातावरण ही वैसा था। बराबर है? पशु पक्षी हाँ, इंसानों को वातावरण दुश्मन का। समझते हैं, तो इसीलिए ये बच्चे ने भी वो इंसानों को क्या समझा? दुश्मन समझा। बराबर? क्यों? क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट था, वहां का जो वातावरण था, वहां का जो परिवेश था, उसका असर उस पर उसी तरह से हो गया। और जो राजा का बेटा था, उस पर क्या असर हुआ? इंसान हो गया। तो वो इंसानों तरह, इतना ही नहीं, तो उसका रहन सहन, बोलने का तरीका, बोलने की लकब, ये तो जो अदर वाले लोग हैं उनसे बोलने का तरीका, रिस्पेक्ट, इन सब में उसमें क्या था? बदलाव था। तो यही वातावरण का असर है। तो विकास के आधार पर ये महत्वपूर्ण बेस है कि ये क्या करते हैं, विकास को परिणामित भी करते हैं और डेवलपमेंट की ओर भी लेके जाते हैं। अगर वातावरण अच्छा नहीं है, अनुवंश कितना भी अच्छा रहने दो, मान लो अनुवंश से माता पिता का दोनों का जो बुद्धिमत्ता है वो 160 के ऊपर है, लेकिन उसको परिवेश भी अगर अच्छा नहीं मिला, तो वो क्या विकास हो पाएगा उसका? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं। नहीं हो। नहीं। इसीलिए
सबसे महत्वपूर्ण है अनुवंश के साथ साथ वातावरण, और वातावरण के साथ साथ अनुवंश। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। यहाँ पर विकास के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर केवल आएगा, तो उसका उत्तर कभी भी केवल नहीं आता। यानी देखो कि विकास पर परिणामित करने वाले निम्न में से घटक कौन से हैं, ऐसे पूछा जाएगा। और तब आपको कहा जाएगा कि केवल अनुवंश ही उसको प्रभावित करता है, केवल वातावरण प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दोनों भी उसको क्या करते हैं, दोनों भी उसको प्रभावित करते हैं। तो ये जो विकास के आधार है ये महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि केवल अगर यहाँ वर्ड्स आता है, ये टैग वर्ड है, ये क्या है, टैग वर्ड है। ये टैग वर्ड अगर आपके ऑप्शन में आता है तो वो आपका आंसर कभी नहीं होगा। बराबर। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर वैसे 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये पढ़ते वक्त, हमें ये पढ़ते वक्त ये भी देखना है कि कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे विचारधारा और विचार भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमें किस तरह से सोचना है और किस तरह से समझना है। ठीक है। तो हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी होनी है कि दिए गए में ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आगे जाएंगे, कल हमने यहाँ तक देखा, इसके आगे जा रहे हैं हम, और इसके आगे जाते वक्त विकास के अभिलक्षण देख रहे हैं। बराबर। अब इसके लक्षण क्या है, कौन कौन से हैं, वो हमें देखना है। तो ये विकास के जो अभिलक्षण है, लक्षण है, तो सबसे पहला लक्षण है कि विकास कैसी चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? निरंतर निरंतर। निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली। हाँ, जो निरंतर यानी कैसा होता है कि जो गर्भधारणा से लेके, बराबर, गर्भधारणा से लेके मृत्यु तक ये विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है। और इसीलिए इस विकास को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी कहा जाता है। साथ ही साथ वो एक खंडित है कि अखंडित है। अब यहाँ दो देखो, मैंने क्वेश्चन अभी निरंतर का, हमने खंडित है कि अखंडित है ऐसे भी पूछा जाएगा। खंडित और अखंडित में से कौन सी है? अखंडित। 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 वेरी नाइस, अखंडित। बराबर। ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, इसीलिए अखंडित में आती है, इसमें खंड नहीं है। मान लो, मान भी लो ये विकास चलते वक्त खंडित नहीं है लेकिन अखंडित है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इसकी जो गति है ये धीमी होती है और फिर कभी कभी फास्ट भी होती है, यानी कम ज्यादा होती है, लेकिन खंड नहीं आता उसमें, वो रुकती नहीं है। हाँ, तो उसमें विकास की गति में कम ज्यादा होता है। अब देखो, शैशवावस्था का जो अवधि है वो 0 से लेकर 2 है। इस अवधि में बच्चे का जो विकास है ये बहुत ही तेजी से होता है। यहाँ बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेजी से होता है, मुकाबले बाल्यावस्था में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा धीमे हो जाता है, यानी स्लोली विकास होता है। तुलना अगर करेंगे हम यहाँ पर लड़की और लड़कों में, तो लड़की का जो डेवलपमेंट है वो बाल्यावस्था में थोड़ा धीमे होता है लड़के के मुकाबले। और यहाँ पर लड़के का जो विकास होता है बाल्यावस्था में वो थोड़ा तेजी से होता है, लेकिन लड़कियों का विकास कुमार अवस्था में बहुत ही तेजी से होता है लड़के के मुकाबले। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कम ज्यादा हुआ, लेकिन विकास रुका क्या, नहीं रुका। तो ये खंडित नहीं है, अखंडित है, साथ ही ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मीन्स व्यक्ति के गर्भधारणा से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। तो सबसे पहले इस पर देखो, क्वेश्चन भी कैसा आता है हमें पता चलना चाहिए। निम्नलिखित में से विकास के कौन से अभिलक्षण हैं? ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से
विकास के कौन से अभिलक्षण नहीं है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव हाँ, नेगेटिव। तो नहीं है जब आता है तो वो क्वेश्चन कैसे हो जाता है? नेगेटिव नेगेटिव वाला होता है। क्वेश्चन। तो हमें आगे भी देखना है कि क्वेश्चन जब नेगेटिव होता है तो नीचे दी गई जो ऑप्शंस हैं उनमें के कितने ऑप्शंस नेगेटिव और कितने ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं, और उसी हिसाब से हमें अगर उस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं पता होता है तभी हम उसमें से सही आंसर को क्या करते हैं? चुनते हैं। इसीलिए हम अपने इस क्लास में बच्चों को किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है और उसको किस तरह से सही आंसर को चुनना है यह हम यहाँ पर बताते हैं। यानी हम क्या बताते हैं? ट्रिक पढ़ाते हैं और ट्रिक समझाते हैं कि बच्चों को जो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन भी अगर नहीं आता है, समझ में भी नहीं आया है, तो भी उसमें का सही आंसर को किस तरह से चयन करना है। उसके साथ साथ जो विकास का दूसरा वाला अभिलक्षण है, विकास का दूसरा वाला अभिलक्षण सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये पहला देखेंगे हम। सामान्य से विशिष्ट की ओर बोले तो क्या होता है बताएंगे? कोई बताएगा इसमें से मुझे? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाए। एक एग्जाम्पल देके कोई बताएगा? मैं तो बताऊंगा ही, आप में से कोई बताएगा? नहीं? ठीक है। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ रही। सर इजी कंसेप्ट से इजी कंसेप्ट के बाद में हेलो। हाँ, आ रही आवाज, आ रही मैंने। हाँ, जो जो इजी कंसेप्ट होता है ना वो पहले समझ में आता है, फिर बाद में जो हार्ड है समझने में कठिन है वो बाद में समझ में आता है। ओके, ठीक है। और हेलो सर, मैं बताऊं क्या? हाँ, बताओ बताओ। सामान्य इसका अर्थ ऐसा होता है कि बच्चों को अभी जो ज्ञात है या अभी जो उनके सामने है, तो समझो मैं यहाँ पर उनको बताऊंगा कि एयर के बारे में बताऊंगा, लेकिन एयर ही एक अमूर्त कल्पना है। तो पहले मैं उनको दिखाऊंगा या बताऊंगा कि जो सद्य परिस्थिति है, और फिर उसको अमूर्त कल्पनाओं के साथ उसको जुड़ाऊंगा। यानी फिलहाल यह महसूस कर सकते हैं कि मूर्त कल्पना और अमूर्त कल्पना, इसी वजह से सामान्य से विशिष्ट की ओर मैं उनको लेकर जाऊंगा। ठीक, वेरी नाइस। अब देखेंगे हम इसको आगे तरह से कि सामान्य से विशिष्ट की ओर किस तरह से होता है। पहले देखेंगे हम शारीरिक विकास में बदलाव आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चे का विकास पहले क्या होता है? सभी पुर्जे आते हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, हाँ, दिखने में बच्चा बराबर सेफली दिखता है, लेकिन वो जो पूरा डेवलपमेंट है वो सामान्य है। हाँ? मुझे बोलो कि जब बच्चा 2 महीने का या फिर 2 दिन का होता है तो उसका विकास सामान्य है, और वो बच्चे को हम पूरा खाना दे सकते हैं क्या? 2 दिन के बच्चे को पूरा हैवी नहीं, खाना? ये सर नहीं नो, नहीं दे सकते। नहीं क्यों? नहीं, नो उसका नो, आंसर क्यों? उसका उसका ग्रोथ एंड शरीर डेवलपमेंट वो नहीं होती है। डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसके जो ऑर्गन्स रहते उतने स्ट्रांग डेवलप नहीं हुए होते करेक्ट, वो इसका मतलब डाइजेस्ट है करने के उसका लिए। विशिष्ट विकास किस चीज का? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसकी अन्न नलिका है, पचन क्रिया है, एक अन्न ग्रहण करना है, दांतों से चबाना है, हाँ, अपनी उसकी लाल निर्मित है, इन सब बातों का वो हो गया विशिष्ट। सबसे पहले आता है मानव, उसकी कृति, और फिर उसका हर एक ऊर्जा एक एक भाग बनते जाता है। जैसे देखो बच्चा गर्भ पूर्व, अगर हम देखेंगे गर्भ पूर्व में, गर्भ पूर्व में देखो शुरू का जो कालावधि रहता है तो बच्चे का क्रिस्टल टाइप बनता है। 3 महीने के बाद बच्चे को क्या आने लगता है? वो पहले ऐसे मांस का कच्चा गोला रहता है, बराबर है कि नहीं? पेट में जब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है 3 महीने में, तो वो एक मांस का कच्चा गोला फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक में वो क्रिस्टल टाइप बनता है, उसके बाद में वो मांस का कच्चा गोला, और फिर तीसरे महीने में उसको मांस के कच्चे गोले को आकार आने लगता है, जैसे कि हाथ आते हैं, पैर आता है, ब्रेन आता है, और फिर वो हार्ट, जो धड़कने हैं वो आने लगती हैं। ये हो गया सामान्य विकास। फिर धीरे 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 विशिष्ट बनने जाता है। जब बच्चा टोटली परिपक्व हो जाता है, हाथ पैर के साथ साथ उसमें पूरी जी जान आने लगती है, तभी वो डिलीवर होता है। ये हो गया विशिष्ट।
और जब वो यहाँ पर आता है और उसमें जो भी कुछ बदलाव आते हैं, दिखने में तो वो मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन पूरे फंक्शंस, पूरे ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे देखो, अब बच्चा, हाथ तो है, 2 महीने के बच्चे के साथ हाथ है, लेकिन हाथ से वो पूरी वस्तु उठा सकता है, पेन पकड़ सकता है, पेन के हिसाब से वो लिख सकता है क्या? नहीं। फिर वो सामान्य है, और जब वो लिखने सीखता है तो फिर उसका वो विकास विशिष्ट की ओर जाता है। यही उसकी जो सोच है, मानसिक क्रिया के बारे में भी लगती है। जैसे कि पहले बच्चा कंसेप्ट समझता है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, साथ ही संबोध है, संकल्पनाओं की निर्मित है, और फिर वो विशिष्ट की ओर जाता है। आपको पता है संकल्पनाओं की निर्मित किस तरह से होती है? मान लो एक छोटा बच्चा है, 1 साल का है या फिर 1.5 साल का, मान लो, और ये बच्चे ने फर्स्ट टाइम कुत्ते को देखा। किसको देखा? छोटे बच्चे ने कुत्ते को देखा फर्स्ट टाइम। हाँ, जो काले रंग का था, जिसको 4 पैर थे, 2 कान थे, और जो बू बू कर रहा था। और उसने जैसा उसको देखा और पापा से या पूछा उसने कि पापा ये क्या है? उसके अब्बू ने, उसके पापा ने बताया कि ये क्या है, कुत्ता है, डॉग है, कंसेप्ट की। दूसरे दिन क्या हुआ? पड़ोस के घर में कुत्ता आया, जिसको पूछ ही नहीं थी। हाँ, लेकिन वो सफेद कलर का था। पूछ नहीं थी का मतलब उसकी कटी हुई पूछ थी, और ये चकरा गया। फिर इसने पूछा कि पापा क्या है? तो उसने बताया कि ये भी कुत्ता है। चौथे पांचवें दिन दादाजी के साथ वो कहाँ गया? बगीचे में गया। और जब बगीचे में गया तो वहां उसने और एक तरीके का कुत्ता देखा, जिसके बहुत ही लंबे घने बाल थे और सफेद रंग का था। उसका मुंह किधर है, पूंछ किधर है, समझ में नहीं आ रहा था, हिल रहा था, घूम रहा था। और उसी समय उसने अपने दादाजी से पूछा कि ये क्या है? तो उसने कहा ये कुत्ता है। फिर बच्चे की क्या होगा देखो, छोटी छोटी बातों से उसने उन गुण वैशिष्टों को एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद उसने उस कुत्ते की कंसेप्ट डेवलपमेंट की ब्रेन में, कि जिसको 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, जो भूखते हैं, जिनके अलग अलग कलर होते हैं, जिनके छोटे लंबे बाल होते हैं, कभी कभी पूंछ होती है, कभी कभी पूंछ कटी हुई भी होती है, इन सभी को क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। हो गया कि नहीं? कहां से कहां चला गया वो? कुत्ते की विशिष्ट कल्पनाओं के साथ, सामान्य के साथ साथ वो विशिष्ट की ओर चला जाएगा। फिर वो कुत्तियों की जाति प्रजातियां, सामान्य हो गया कुत्ता। अब उसकी जो विशिष्टताएं हैं, वो जाति प्रजातियां होती हैं, बराबर, बहुत सारी जाति प्रजातियां होती है, हर एक का विशेष गुण होता है। फिर वो हो जाता है, यानी हर एक विकास के जो अभिलक्षण है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, शारीरिक साथ मानसिक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, हाँ, सामाजिक होते हैं, हर एक होते हैं जो सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाते हैं। समझ में आया? अंडरस्टैंड? ओके, यस सर, नो बोलो ना, आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। यस यस हाँ, हाँ या ना बोलने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, आप हाँ या ना बोल सकते हैं, है ना? सही बात यस है। सर। हाँ, यस सर। हाँ, तो आप बोल सकते हैं, कोई झिझक नहीं है इसमें। आगे का है सरल से जटिल की ओर। अब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर, ये भी एक तरह का ही है। अब आप बताओ, सरल से जटिल की ओर, ज्याला मराठीमध्ये सोप्याकडून विशिष्टाकडे म्हणतात बघा, सर सोप्याकडून फॉर एग्जाम्पल इन ज्योमेट्री सर, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है वो हम सिंपली वर्ड्स में बोलते हैं कि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। लेकिन उसके जब कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, स्क्वायर हैविंग 4 साइड्स, दे हैविंग राइट 9, ईच एंगल में एक 90 डिग्री, वो उसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिसके ऊपर थ्योरम डिपेंड रहते हैं ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पर। वो सरल से जटिल। बराबर, एकदम बराबर। और यहाँ पर उसके साथ साथ भी अगर हम कहेंगे, वर्तुल किसे कहेंगे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सर्कल? वर्तुल किसे कहेंगे? अनेक बिंदुओं से जो मिलकर बनता है उसे हम वर्तुल कहते हैं। कहेंगे, बराबर। गोल में और वर्तुल में क्या फर्क है? गोल में और वर्तुल में क्या फर्क है?
वर्तुळ भौमितिक भाषा आहे आणि गोलमध्ये आपण नॉर्मल साधी भाषा आहे आपली. सर गोल में लंबाकार मीन्स ओवल शेप भी हम बोल सकते हैं ना उसे. साधी सोपी भाषा सांगायचं झालं किंवा उत्तर सांगायचं झालं तर वर्तुळामध्ये मेन एक शिरोबिंदू असतो गोलात सेंटर सेंटर बरोबर. केंद्रबिंदू. यस, कळलं का? हा फरक आहे त्याच्यातला सगळ्यात महत्वाचा. येस केंद्रबिंदू येस. असल्याशिवाय आपण त्याला सर्कल म्हणत नाही. नाही. येस सर. हा, हे गणितीय भाषेमध्ये आहे. जोपर्यंत त्या वर्तुळाला केंद्रबिंदू असत नहीं तोपर्यंत तो वर्तुळच होत नहीं. हाँ, नहीं तो उसको फिर हम उसको गोल बोल सकते हैं. तो ये फर्क है, ये सरल से जटिल की ओर जाता है, डिफरेंसेस. और फिर उसमें त्रिज्या, व्यास, फिर उसके काटने के सूत्र या और थोड़े थोड़े बनते जाते हैं. और इसी तरह अपने शारीरिक विकास में, संवेगात्मक में, सामाजिक में भी यही आते हैं. बराबर. एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर भी होता है. ये जो विकास है, विकास एकीकृत यानी जिसको क्या बोलेंगे हम, एक ही साथ आने वाला एकीकृत. हाँ, से एकीकृत से क्रियात्मक. अब देखो हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते वक्त किन किन पुर्जों का हिस्सों का इस्तेमाल होता है. देखो अब एकीकृत से मैं क्रियात्मक की ओर जा रहा हूँ. एकीकृत से क्रियात्मक की ओर जाते वक्त मेरे में जो बदलाव आ रहे हैं उसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो आपको आसानी से समझ में आए. इसलिए कि बच्चा शुरू में जब साइकिल को सीखता है तो वो फर्स्टली क्या करता है, साइकिल जब बच्चा सीखता है इसका मुझे आप क्या करो वर्णन करके बताओ. साइकिल सीख रहा है, जब वो पहली बार सीखने का प्रयास करेगा सर, वो 2-3 बार 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 गिरेगा क्योंकि उसे बैलेंस करने का उतना आइडिया नहीं रहता है. जब वो बैलेंस करना सीखेगा तब वो धीमे धीमे पैडल मारना फिर ब्रेक लगाना धीरे धीरे सीख जाएगा. और कोई बताएगा अलग से इनमें से कुछ बदलाव लग रहा है कि इनसे मैं बेहतर बता सकता हूँ. साइकिल चलाने की प्रोसेस फर्स्ट टाइम सीखना है. वो पेंडल पहले पीछे मारता है. करेक्ट करेक्ट. साइकिल पकड़ेगा वो. सर किसको तो सपोर्ट मिलेगा. पहले तो बैठने के लिए सीखेगा. बैठने के पहले लिए. वो साइकिल को देखेगा और जो मतलब उसके बड़े भाई या उसके कोई दोस्त बड़ा आदमी जिसको साइकिल आती है उसको तो ऑब्जर्वेशन करेगा. हाँ. ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो ट्राई करेगा, वो मतलब गिरेगा. अभी फिर मैं वैसे ही ट्राई साइकिल करते सिखा करते रही हूँ जाएगा. सर. फिर वो मुझे हैंडल पकड़ने के लिए बोलती, फिर पैडल मारती हूँ. कौन? हेलो. हाँ. हाँ सुन सर. वालेकुम सलाम पटेल साहब, बोलिए. हाँ सर जी, सरल से और जटिल की और मतलब जैसा बच्चा जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उसको साइकिल का नॉलेज ही नहीं रहेगा कैसे साइकिल कहते हैं. नहीं, जब वो सरल किसी नहीं को कर रहा है सर, देखेंगे एकीकृत से क्रियात्मक की ओर चल रहा है अभी. तो उसको साइकिल जब वो ऑब्जर्व करेंगे सर, किसी को देखेगा चलाते हुए तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मैं ये चीज कर सकता है. जब वो कोशिश करेगा तो उसको आएगा नहीं. फिर वो किसी की मदद से हेल्प से धीरे धीरे बैलेंसिंग, पहले बैठने का तरीका फिर बैलेंस करना सीखेगा, फिर वो सीख सकता है धीरे धीरे. वेरी नाइस. ओके, हो गया आप सभी का. अब देखो मैं बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन करने बोला था मैंने. एज अ टीचर आप सभी भी हैं. अब देखो, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो फर्स्ट टाइम वो ऑब्जर्व ही करता है लोगों को. और कोई भी शिक्षा होती है वो अनुकरण से ही हम सीखते हैं. ये मैंने पहले ही बताया था, इमिटेशन. यही तो इम्पोर्टेंट है. आईएमपी में मैंने डाला था, अनुकरण शब्द को लिख लो और रट लो. कोई भी शिक्षा अनुकरण से होती है. ठीक है, यहाँ तक ये हुआ. अब जब साइकिल चलाना सीखता है तो बच्चा सबसे पहले साइकिल को लेके घूमता है 2 दिन. हैंडल को पकड़ के ही घुमाता है, ना उसे पैडल मारता है ना. क्योंकि क्यों करता है, तो सबसे पहले साइकिल का बैलेंस उसको आना है. बराबर है कि नहीं. देखो, वो साइकिल को पकड़ के घूमेगा 2-4 दिन. फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, एक पैडल पे पैर रखेगा, दूसरा पैर जमीन से ढकल के ऐसे उसको आगे ढकलते हुए पुश करते हुए लेके जाएगा. बराबर. नेक्स्ट टाइम ये 2-4 दिन चलते रहेगा. फिर बैलेंस अच्छा करते हुए एक पैर पैडल पर इधर के और दूसरा पैर धीरे से दूसरे पैडल पर. बराबर. तो ये प्रोसेस है फर्स्ट टू सेकंड. ओके. और फिर उसको हाफ पैडल,
हाथ में पकड़ा है हैंडल, पैर पर दूसरे ये एक पैडल पर, दूसरा दूसरे पैडल पर, और वो चल रहे हैं हाफ। फिर होता है धीरे धीरे फुल पैडल। फुल पैडल के साथ साथ आगे देखना है। आगे देखने के साथ फिर वो बीच में नली होती है ना उसके ऊपर बैठ के, फिर सीट पे बैठ के, है कि नहीं, वो चलाना लगता है। जब सीट पे बैठता है बच्चा तो उसका ध्यान पूरे पैडल पर होता है, आगे नहीं होता है। तो फिर वो गिरता है, हाँ, फिर उसको अंडरस्टैंड होती है, फिर वो क्या करता है, उसके साथ वैसे ही बैठ के पैडल की ओर नहीं देखते हुए वो सामने फोकस करके साइकिल चलाना सीखता है। फिर धीरे धीरे देखो अब क्या हो रहा है, एकीकृत से वो क्रियात्मक के स्तरों पर जा रहा है। अब उसको अभी अच्छी तरह से साइकिल आ रही है। अब वो चला रहा है भीड़ में से। भीड़ में से जब वो साइकिल चला रहा है तो आगे खड्डा है, गड्ढे में से वो साइकिल को बाजू से लेगा, ब्रेक दबाएगा, और भीड़ में से जा रहा है तो उसकी घंटी भी दबाएगा। घंटी दबाने के साथ साथ वो गुनगुनाएगा, गाना कहेगा, हाँ, और साइकिल उतनी भीड़ में से बहुत ही आसानी से बाहर निकालेगा। दिस इज अ स्किल, टोटल ऑफ स्किल। ये एकीकृत से क्रियात्मक के स्तरों में जाता है। ये जिस तरह से साइकिल को लागू होता है उसी तरह से तैरना भी होता है कि नहीं, तैरना उसको भी होता है, बहुत सारी क्रियाओं को भी लागू होता है। तो ये विकास भी ऐसी कलात्मक गोष्ट है कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती रहती है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? ओके, अब देखेंगे हम कि स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्राय एक पर्यटन। अब आगे देखेंगे हम। अब देखो एक 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 हिस्से को समझेंगे हम। अब विकास बहुआयामी होता है। अब हमने कल देखा था इसके बहुआयाम डायमेंशन देखा था। कौन कौन से डायमेंशन है विकास की? विकास के डायमेंशन कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, यानी संवेदनात्मक। विकास है, ये दम समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लो और समझ में ले लो कि मान लो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन आपके ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन के ऑप्शन में आएगा, तो कौन सा इसको भी पॉजिटिव करना आना है आपको और इसको भी निगेटिव करना आना है। अभी दिया गया जो लाइन है, पहली लाइन सबसे, देखो अब क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं मैं अभी, कि निम्नलिखित में से विकास की कौन सी अवस्था है। तो ये नीचे वाले दिए गए सभी जो है ना, ये विकास की लक्षण है, उनकी विशेषताएं हैं। अब यहाँ क्या है, विकास बहुआयामी होता है। ये विकास बहुआयामी होता है, ये पॉजिटिव है और ये सही है। इस लाइन को निगेटिव करके दिखाओ, निगेटिव करके दिखाओ, कोई बताएगा? सिर्फ एक ही लाइन को, विकास बहुआयामी होता है को। विकास बहुआयामी नहीं होता। नहीं होता है। वेरी नाइस। विकास बहुआयामी नहीं होता। हाँ, तो आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा भी एक ऑप्शन नेगेटिव होके आ सकता है। समझ में आया? तो ये जो है सबसे पहले इसको समझ लो और फिर उसको और एक बार मैं बताऊंगा किस तरह से होता है। अब देखेंगे हम कि विकास बहुआयामी होता है। हमने विकास के आयाम देखे थे, जैसे कि शारीरिक देखा, मानसिक देखा, भावनिक देखा, सामाजिक, संवेदनात्मक, सामाजिक देखा, नैतिक देखा, चरित्रात्मक देखा। ये सब कुछ भी है, ये बहुआयामी है। बच्चे का जब विकास होता है तो ये सभी अंगों का होता है, हाँ, एक ही अंग का नहीं होता। मान लो तुम्हारे स्कूल में बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेता है, हाँ, ये बच्चा है, ये उसका विकास जब वो पहली कक्षा में आता है तो सिर्फ क्या उसका शारीरिक विकास होता है क्या? शारीरिक विकास, हाँ, फिर बौद्धिक, मानसिक विकास एक साथ ही होते रहते हैं। और किन किन हिस्सों के कम ज्यादा होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन होते तो एक साथ ही हैं, आगे पीछे होंगे लेकिन होते ही साथ हैं। इसीलिए विकास एक बहुआयामी है, इसको मल्टी डायमेंशन कहा जाता है। विकास कैसा है? मल्टी डायमेंशन है। और ये मल्टी डायमेंशन होने की वजह से इसका अभिलक्षण ही है, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, ये सब गुण उसमें होते हैं, तो जैसे वो बच्चा सीखने लगता है। दूसरा है विकास बहुत ही लचीला होता है, जिसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है क्या? विकास बहुत ही लचीला होता है क्या? आपको क्या लगता है? यस और नो, होता है क्या? यस। लचीला म्हणजे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, लचीला म्हणजे लवचिक।
फिक्झेबल इंग्लिश मध्ये वर्ड आहे आणि मराठीमध्ये लवचिक म्हणतात आणि हिंदीमध्ये लचीला म्हणतात. लचीला म्हणजे असं, लवचिक म्हणजे असं काय ते वाकणारं असं डुमडणारं नाही. अब इसको शब्दशः मतलब उसका मतलब तो आपको क्या पता है वो बताओ. अब मैं बताऊंगा. आता कधी कधी काय होतं, लवचिक म्हणजे काय की अभी हमने देखा कि विकास हर स्टेज में, हर अवस्थाओं में उसकी गति कम ज्यादा होती है, धीरे और फास्ट. बराबर. जैसे कि बच्चे का विकास शैशव अवस्था में बहुत ही तेजी से होता है, उसका बाल्यावस्था में जो विकास होता है वो धीमे होता है. ये लचीला हुआ कि नहीं? फिक्स है क्या? फिक्स है क्या? नहीं. सबसे पहले, जन्म से पहले से लेके मृत्यु तक वो जो विकास है वो फास्ट ही होते रहता है क्या? फास्ट ही होते नहीं. रहता है. अब देखो कि अभी के जो हाल है अभी हम देखेंगे. तो पहले जो विवाह थे, कहीं बाल विवाह हुए हैं, कभी 18 साल होने के बाद विवाह होते हैं. बराबर है कि नहीं? अभी के जो विवाह होते हैं लड़का और लड़की के, कौन से साल में होते हैं? कौन से साल में होते हैं करीबन? 25. About 25, 30. वेरी हाँ नाइस. हाँ, 35. अबो है 35, अबो है. क्यों इतना वक्त लगा? क्योंकि वो डेवलपमेंट, उसका विकास क्या बोलते हैं उसको, वो सेटलमेंट चाहता है, उसको जॉब चाहिए, है कि नहीं, उसके पास घर चाहिए, ये सब कुछ वो मिलाना चाहता है. बराबर है. और ऐसे में उसके पास छोटी छोटी जॉब होती है. मान लो ऐसी अवस्थाओं में अगर उसका ब्याह होता है, यानी शादी हो जाती है, उम्र के 35 साल में हो या कब होना है तब हो जाओ, और वो नॉन ग्रांटेबल पर काम कर रहा है, 7,000 पगार है, और शादी हो गई. शादी होने के साथ अगले साल बच्चा भी हो गया, और शुरू के 5 साल में उसके पास उतना खर्चा बच्चे पे करने के लिए नहीं था. तो बच्चे को जो डेवलपमेंट के लिए जो खान पान चाहिए, जैसे कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट 90% ये 5 साल के भीतर होता है, इसीलिए बच्चों के खान पान में मांस, अंडे जिसको हम बोलते हैं, साथ ही साथ मछली, हाँ, ये पार्ट उसके खाने में होना चाहिए. लेकिन इसकी सैलरी उतनी नहीं होने की वजह से ये बच्चे को उसने नहीं खिलाया. तो बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ बहुत तेजी से होगा. नहीं. हाँ. और नहीं मान लो आफ्टर 6 साल के बाद, बच्चे के 6 साल के बाद पिताजी की सैलरी बढ़ गई, जहाँ बहुत बहुत सारी आ गई. अब बच्चे को उसने आता आपण म्हणतो की नाही, वो यूज तर खाऊ घालणं, उलटी यूज पर्यंत खाऊ घालणं, अगर ऐसा भी उसको खिलाएगा तो बच्चे का विकास जो होता है वो डायरेक्टली बहुत अच्छा होगा क्या? बहुत ही बेनिफिट वाला होगा क्या? नहीं. नहीं. नहीं क्योंकि जिस वक्त, जिस उम्र में उसको चाहिए था वो नहीं मिला, और अगले स्टेज में अगर वो मिलता है तो उतना विकास नहीं होता है मुकाबले पहले स्टेज में होना था. सेम कंडिशन है. इसको ही लचीला बोलते हैं, इसको ही फिक्सिबल बोलते हैं. बात समझ में आई? विकास. आता कधी कधी काय होतं बघा, आपल्याला 10वी पर्यंत गणित कळत नाही आणि अचानक 11वी-12वी मध्ये गेले की आपल्याला गणित लय कळायला लागतंय. ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है क्या? हाँ, वैसा ही अलग सब्जेक्ट के साथ भी होता है. वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो. सो हाँ, गोली बोला. सायन्स पण सर सायन्स पण होतं का नाही? तसं होतं का नाही? होतं का नाही? होतं झालंय सर. सर. समज मॅथ. सगळं समजत नाही अचानकच, का बरं तसं होतं? वो किस वजह से हुआ वैसा है? क्योंकि विकास बढ़ रहा है ना सर हमारा. हाँ, क्योंकि उसकी समझ है ना, समझ 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 अंडरस्टैंडिंग. जो है ना अंडरस्टँडिंग. यस. अंडरस्टँडिंग. तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए समझ में आ रहा है. तब जब छोटे थे लग्नाच्या हम पूर्वी, हम लग्नाच्या 10th पूर्वी तक इतने पिताजी म्हणला, मैच्योर और इतने सीरियस नहीं रहते सर अबाउट स्टडी, लेकिन 11th को अगर हमने एडमिशन लिया तो वो कंपलसरी रहता है, वहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा. तो यस, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम पढ़ते हो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो क्या होता है, हमारी समझ भी होती ना. तो देखो वो लचीला हुआ की नाही. आता पहिलं नाही समजलं म्हणजे आता पण नाही समजलं पाहिजे होतं ना. 10वी पर्यंत जर आम्हाला गणित समजत नसेल तर 11वी-12वीला नाही समजायला पाहिजे होतं. पण तिथं समजायला लागलं, अभिरुची आली, शिकवणाऱ्यानं त्याची पद्धत बदललेली असेल, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी, कुछ ना कुछ बदलाव आया, लेकिन विकास हुआ कि नहीं? फिर वो लचीला हुआ कि नहीं हुआ? सर यस. उदाहरणार्थ आपले मैथ्स से टीचर, यस. मैथ्स मैडम, उदाहरणार्थ उनका लिया भी चलेगा क्योंकि वो इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं इतना मैथ्स में,
हम पहले समझ में नहीं आते, अभी समझ में आ रहे हैं उनका। यस यस। तो उसी के साथ साथ देखो, शादी के पहले लड़की की मैच्योरिटी और शादी के बाद लड़की की मैच्योरिटी, कुछ फर्क है कि नहीं है? सोचना बहुत समझना। फर्क है सर, हाँ बहुत हाँ। बहुत बहुत फर्क है फर्क सर। है। यस, यही तो लचीलापन है विकास का, है कि नहीं है? ये शादी के पहले पापा की परी होती है और शादी के बाद अब 10 की परी हो गई। हाँ, तो फर्क होता है ना। घर के परी। हाँ, घर इधर के क्या होता है, वो जल्दी नहीं परी। उठती, लेकिन इधर क्या होता है, करेक्ट है कि नहीं है? समझ में ले लो, ये विकास है, ये तो डेवलपमेंट है, इसको तो समझना है हमें, और यही तो हमारे ज्ञान बढ़ाती है। अगला है निश्चित क्रम। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं, निश्चित होता है, निहित होता है, इसको निहित भी कहा जाता है। निश्चित के साथ साथ निहित, ये शुद्ध हिंदी है, निहित क्रम, निश्चित क्रम, सीक्वेंस। अब मुझे बताओ कैसा है, विकास का निश्चित क्रम होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोले चुप हो गए सब। ओके, अब देखो निश्चित क्रम है, हर एक बात का होता है, डेवलपमेंट का होता है, ग्रोथ का भी होता है, और ग्रोथ इंक्लूड कई में किस में होती है, विकास में होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो शैशव अवस्था कहलाती है, कि डायरेक्ट वो प्रौढ़ावस्था में जाता है क्या? सीक्वेंस है कि नहीं है? वो जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, हाँ, डायरेक्ट वो एक आंग से वो उस आंग होता है क्या? डायरेक्ट वो नहीं पालता होतो का? डायरेक्ट नहीं वो रांगतो का? डायरेक्ट तो नाही चालायला लागतो का? लागतो का नहीं चालायला? धावायला लागतो नाही का? उड्या मारतो का? झाडावर चढतो का? नहीं। नहीं हाँ, नो। इसे निश्चित क्रम है कि नहीं है? यस। हाँ। क्या क्रम है आप बताओ? अब बताओ, आप सब मदर हैं, आधे से ऊपर मदर होंगे, अपने सर बच्चे इसका का ऑब्जर्वेशन आपने डेवलपमेंट किया होगा। अब निश्चित इसका क्रम बताओ। डेवलप इसका डेवलपमेंट भ्रूणावस्था से चालू होता है सर, उधर एम्ब्रियो जाओ में। मत, उधर जाओ मत, आफ्टर आफ्टर डिलीवर की बात बोलो, एक दो दिन का बच्चे से लेके चलो। ओके। हाँ बोलो बोलो। सर वो पहले आंखें भी नहीं खोलता है जब वो होता है, तो हाँ धीरे धीरे वो आंखें खोलता है, फिर थोड़ा सा हाथ पैर हिलाता है वो। सबसे पहले तो वो ज्यादा रोता ही है। पहली चीज वो करता है, बाद में स्लोली वो इधर उधर थोड़ी सी आईज हिलाने लगता है ज्यादा। हाँ, बराबर। अब ये निश्चित क्रम देखो उसका, कि बच्चा सबसे पहले, ये आपने जो बताया वो बराबर है, सही है, रोता है। हाँ, अब रोते वक्त भी उसको जो नैसर्गिक क्रिया है वो आती है, तो वो क्या बताता है कि मम्मी मुझे सी आई है, ये आया, बताता है क्या? नहीं बताता है। एक तो रोता है, रोकर बताता है, हाँ, गीला होने के बाद रोता है, तब हमें पता चलता है। धीरे धीरे वो क्या होता है, इस आंग से उस आंग होने लगता है, करवटें बदलने लगता है, फिर पालता होता है, पेट के बल रांगने लगता है। हाँ, फिर वो क्या करता है, अपने घुटने के बल चलने की कोशिश करता है, फिर वो धीरे धीरे ठहरने की कोशिश करता है किसी चीज को पकड़कर। हाँ, फिर वो किसी चीज को पकड़कर ही आगे आगे चलने की कोशिश करता है, ज्यादा आपण मराठीमध्ये पायी पायी चालतो म्हणतो की नाही। त्याच्यानंतर ना उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, सपोर्ट छोड़कर चलने की कोशिश करता है। जब बच्चा सपोर्ट छोड़कर चलने की कोशिश करता है, इमेजिन करो कैसे चलता है वो, जैसे की पाणी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना, पैर की जो काय म्हणतो आपण, तळवा आहे की नाही, ते तळव्याचा जो विकास असतो ना तेवढा झालेला नाही आपल्या तळव्यामध्ये आणि त्या बालकाच्या तळव्यामध्ये। किती फरक आहे पहा, त्याचा तळवा समानच असतो आणि तो असा गोल असतो, त्यामुळे ते जमिनीवर टेकताना काही ठराविकच भाग तेवढाच टेकतो, हात कसा करतो बघा तो, चालताना पण फास्ट असं पडतो की काय, पडतो की काय, ठीक है नहीं? तो ये क्रम है, डायरेक्ट बच्चा दौड़ता नहीं है, जैसे कि बाहर आने के बाद डायरेक्टली कहता है क्या, मम्मी मुझे भूख लगी है, मेरा मोबाइल किधर है, मुझे स्कूल जाना है, कहता है क्या? नहीं, तो ये तो सीक्वेंस है, कि ये शारीरिक में भी ऐसी ही है, और तुम्हारे बाकी के जो आयाम है उनमें भी वैसा है। बच्चे के दोस्त, उनसे बातें करने का तरीका, या धीरे 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 बढ़ने लगता है। और ये जो चलने वाली प्रोसेस है, निरंतर है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, ये तो हमने देखा था। साथ ही साथ विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, बराबर। अब देखो मात्रात्मक और गुणात्मक, अब मुझे बताओ चलो,
मात्रात्मक जैसे कि ऊंची वजन में हम गिन सकते हैं, गुणात्मक में जो डेव्हलपमेंट हो रहा है, जो भी कुछ डेव्हलपमेंट हो रहा है वो डेव्हलपमेंट क्या होता है दिखकर नाही आता है. जैसे की आता तुमच्यामध्ये विचार करण्याची प्रक्रिया वाढलेली आहे, हे मी पाहू शकतो का? मैं खुले आंखों से देख सकता हूं क्या? नो. तो वो विकास किस तरह का हुआ, किस तरह का हुआ? गुणात्मक हुआ. गुणात्मक. हाँ, गुणात्मक. गुणात्मक हुआ. इस बातों को हम देख नहीं सकते, और जिसको देख सकते हैं वो आता है ग्रोथ में, बराबर. ग्रोथ. और ग्रोथ इंक्लूड है विकास में, इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक है. विकास के गुणात्मक उन्नति को गणितीय विधों के द्वारा मापा जा नहीं सकता. जे विकास के गुणात्मक उन्नति को गणितीय विधियों के द्वारा मापा नहीं जा सकता. मी आज सीडीपी 2 सेंटीमीटरने शिकलो. नहीं. हाँ, नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल सर. हाँ, है क्या? गणितीय विधियां ही है, नहीं है. मला नहीं. आज 2 लिटर बुद्धिमत्ता आली, है का? नाही. नहीं. नाही. मी आज 1 किलोमीटर गणित शिकलो. कसं काय? नहीं. माझ्यात विकास झाला, मला डेव्हलपमेंट आली, मी सामाजिकरणामध्ये शिकलो. नहीं, इसके लिए विकास को नापने के लिए गणितीय विधि नहीं है, इसीलिए विकास को नापा नहीं जा सकता. हम विकास को एवढं का बरं वाजवते? हम विकास को क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, बराबर. विकास आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक Yes, sir. प्रक्रिया है, बराबर. जैसे कि कॉग्निटिव एंड इमोशनल. हाँ, कॉग्निटिव यानी बोधात्मक हो गया. बोधात्मक. यस. हाँ, और भावनिक. इमोशनल यानी भावनिक, यानी संवेगात्मक. Emotional. भावनिक नहीं बोलना है, संवेगात्मक शब्द का इस्तेमाल संवेगात्मक. करेंगे हम. संवेगात्मक. यस. क्यों करेंगे? क्योंकि हमें आदत लगेगी ना. भावात्मक बरोबरच आहे, परंतु ती मराठीतला शब्द आहे. हिंदीतला शब्द काय आला? संवेगात्मक. हाँ, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको अगर आप इसको दोहराएंगे तो? Combination. हाँ, एग्जाम में जब ये वर्ड्स आपके सामने आएगा आपको परेशान करेगा, बार बार वो याद भी आएगा, तो इसीलिए वो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है. ये आंतरिक प्रक्रिया है, इंटरनल प्रक्रिया है. जो भी कुछ विकास होता है वो दिखकर नहीं आता है, लेकिन होते रहता है. हाँ, मला एखाद्या गोष्टीची समज झाली, मला एखाद्या गोष्टीची संकल्पना समजली, मुझे जो भी कुछ समझ में आता है, संकल्पना है, शब्दों का भंडार हो, ये सब कुछ होने वाली जो प्रक्रिया है ये आंतरिक है, ये दिखकर नहीं आती. जैसे कि सोचना है, कल्पना करना है, अनुमान करना है, तर्क करना है. सर हाँ, अंडरस्टैंडिंग जो कंसेप्ट है वो आंतरिक प्रक्रिया है. हाँ, ये जो कुछ अभी मेंटलिटी भी प्रोसेस में होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना, कल्पना, बोध, अवबोध, संबोध, स्मरण, ये सब कुछ विकास में आते हैं, लेकिन विकास के आंतरिक में है, वो दिखकर नहीं आते हैं. साथ ही साथ विकास प्रासंगिक हो सकता है. प्रासंगिक होता है कि नहीं होता? यस और नो. अब देखो, आपको ये वर्ड समझ में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए हिंदी अगर आपको समझ में आई, उसका मैचिंग हो गया, तो आप सब कुछ कर सकते हैं. सर प्रासंगिक मतलब यहाँ पे सिचुएशनल ले सकते हैं क्या? यस यस, सिचुएशन ले सकते नहीं, वही है. जैसे कि ओके. हाँ, जैसे कि एक आध उदाहरण बता सकते हैं आप यहाँ पर, विकास प्रासंगिक हो सकता है. बोल ऐसा बोल सकते हैं सर, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, अगर उन बच्चों को हमने अगर ऑन द स्पॉट कौन से भी एक टॉपिक बेस्ड स्पीच बोलने के लिए कहा, तो उसका वो सिचुएशनल डेवलपमेंट हुआ ना सर. ऑन द स्पॉट वो सिचुएशन को हम उससे बोला कि इस टॉपिक पे स्पीच दो. अब देखो, अब आप पर जाएंगे हम. अभी ये जो आप बच्चे जितने भी मेरे अभी क्लास में यहाँ पर ज्वाइन है, उन सभी का विकास प्रासंगिक है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है. कौन से बारे में? सीटेट के बारे में आपका जो विकास होने वाला है वो प्रासंगिक है. अगर गवर्नमेंट ने सीटेट कंपलसरी नहीं किया होता तो आप यहाँ पर पढ़ाई करते क्या सीटेट की? नहीं. नहीं. हाँ, ये किस लिए पढ़ रहे हैं आप? कंपल्सरी प्रसंगानुरूप. प्रसंगच तुमच्यावर तसा आलाय. सीटी झाल्याशिवाय तुम्हाला टीआयटी देता येत नाही, टीआयटी दिली नाही की तुम्ही शिक्षक होऊ शकत नाही. प्रसंग आहे तुम्हाला, है कि नहीं? जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो प्रसंगानुसार होता है, और प्रसंगानुसार इन्वायरमेंट भी उसी तरह से होता है, और उसी तरह से उसका विकास भी होता है. आता गोव्याच्या ह्याच्यामध्ये असणारे लोकांचा विकास
आणि इकडं विदर्भामध्ये म्हणा किंवा गडचिरोलीमध्ये असणाऱ्या लोकांचा विकास, काय फरक आहे की नाही आहे? प्रासंगिक आहे की नहीं? क्या है? उनका खान पान देखो, उनका सोचने का तरीका देखो, उनके बात करने का तरीका देखो, है कि नहीं? पर और वो वहां के प्रसंग अनुसार है कि नहीं? अब हम कभी कभी वहां पर जाते हैं तो हम उसकी तरह से बोलने का इस्तेमाल करते हैं। मान लो आप क्या किए, अभी तुम सोलापुर के लोग हैं और तुम एक 4 साल मुंबई में जाके रह गए, बराबर, बम्बई नगरिया, ठीक नहीं? कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर। क्या यस, बदलाव होगा होगा? सर। ऑटोमेटिक फर्स्ट लैंग्वेज में डिफरन्स आ जाएगा सर। काय बे बिडो, हा, तिथं काय बे निघूनच जाते, राहतच नाही, है कि नहीं? प्रसंगानुसार तिथलं आम्हाला रेल्वेतून बसायचं, रेल्वेतून सफर करने का तरीका नहीं पता होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली बंबई नगर में हम जाएंगे, लोकल ट्रेन से हम सफर करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें वहां की आदत पड़ जाएगी। यस और नो? और वो क्या था? प्रसंगानुसार। प्रसंगानुसार आपल्यावर जबाबदाऱ्या येतात आणि त्याच्यानुसार आपण वागतो। आता सांगितलं होतं बघा, प्रसंगानुसार सांगत असताना सगळ्यात महत्वाचं आहे तर लग्नापूर्वीची महिला आणि लग्नानंतरची काय बदल होतो का नाही? येस और नो? प्रसंगानुसार झालं का नाही? यस। प्रत्येक माणसामध्ये बदल होतो, प्रत्येकामध्ये, और वो उसके सिचुएशन से होता है वहां के, इसीलिए विकास प्रासंगिक है। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब देखो, श्रीलंका हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अमेरिका हो, वहां बदलाव है, वो प्रासंगिक है। हम यहाँ से वहां जाएंगे, उतने कालावधि के लिए सीमित रहेगा, और फिर हम वापिस आएंगे तो भूल भी जाएंगे, है ना? तो ये उतने ही लिए हो जाता। अगला है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये तो हमने देखा है, साथ से सरल से जटिल की ओर देखा है, एकत्रित ये भी देखा है। अब देखो, विकास की कोई सीमा नहीं होती है, इसके बारे में बताओ अभी। विकास की कोई सीमा नहीं होती है, यस और नो? ये अंडरस्टैंड करा के ले लो, विकास की असल में कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्या है? नहीं सर, है क्या? पटेल साहब, है कोई क्या सीमा विकास की कोई सीमा सीमा? नहीं है। नहीं है। नहीं। हाँ, अब देखो कैसे नहीं है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल बता सकते क्या आप मुझे? बोलू सर? हेलो। हाँ बताओ सर, बताओ। विकास बोले तो बच्चा इंसान म्हणजे पैदा होने से तो मरे तक सीखता ही बस वो। यस कुछ ना कुछ उसका अनुकरण में आते ही रहता है जिंदगी में। यस एक यस पढ़ाई के जरिए बोलो, एक कुछ जैसा आपने शादी का बताया उसके जरिए, फिर बाद में बुढ़ापे में बच्चों के जरिए। ये समाज में रहना है तो मरे तक कुछ ना कुछ सीखना ही है, और विकास करना भी जरूरी है। यस यस। और विकास की सीमा नहीं है, इतना ही नहीं कि बाबा ये सीख लिया काम खत्म हो गया। तो विकास, डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे कि तुम मैथमेटिक्स में घुस गए, मैथमेटिक्स में आपने मास्टरी कर ली, मास्टरी के आगे भी जा सकते हैं, और जैसा जैसा आप आए उसमें डेवलपमेंट और भी कर सकते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, बराबर है कि नहीं? तो ये विकास की सीमा नहीं है, ना उसको कोई बाउंड्री है। जैसे हमारे भारत की बाउंड्री है, तो इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो दूसरे देश लगते हैं, लेकिन विकास का ऐसा नहीं है, उसका सीमित है, सीमित नहीं है, उसका बहुत बड़ा व्यापक है। विकास की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि कोई भी देखो, सोचना, सोचने को कोई सीमा है क्या? हाँ, सपना देखना, सपना देखने की कोई सीमा है क्या? नहीं। एक आध चीज तुम देखते हो, समझते हो, तो उसमें डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, और वो डेवलपमेंट के लिए कोई सीमा नहीं होती है। अब हम अच्छा सोचते हैं तो सोच सोच में भी बदलाव आते हैं, बार बार वही सोचना, वही देखना, तो उसमें क्या आता है? नवीन बदलाव आते हैं, नए नए बदलाव आते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं और आगे सीखते हैं और जाते हैं। जैसे कि अब ये सब कुछ बातें हमने बीएड में सीखी हैं, डीएड में सीखी हैं, अब हम टीईटी में सीख रहे हैं। तो ऐसा था क्या? बीएड में सीखने के बाद खत्म, उसकी सीमा उतनी है, काम खत्म। नहीं। आपकी आपका ब्रेन जो डेवलपमेंट है 5वें साल तक होना है, उसके बाद नहीं होना है, काम खत्म, ऐसा है क्या? बहुत सारे बच्चों नहीं। का डेवलपमेंट है ना 21 साल के बाद भी होते रहता है, और अभी भी ना हमारा डेवलपमेंट ब्रेन का हो या सोचने का हो, अंडरस्टैंडिंग करने का हो, चलते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है। हाँ, हमारे में और मॅच्युरिटी आ रही है, बरोबर की नाही? लग्न झालेली मुलगी पहिल्या वर्षी तिचा असणारा अनुभव आणि 20 वर्षानंतर ना तिचं असणारं त्याच घराबद्दलचं अनुभव, यात काही फरक होतो का नाही? का तेच राहतं? यस, फरक असतो सर। असतो की नाही? हाँ, और वो मरते दम तक चलते रहेगा, आणि त्याच्यामुळे त्याला सीमा आहे का? नाही। नवीन नाही।
येत जातात, नवीन गोष्टी येत जातात आणि इसीलिए वो जो डेवलपमेंट है उसको कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। अगला है विकास एक विशेष क्रम में होता है, जिसको हमने देखा कि एक निश्चित क्रम है, सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से वो चलते रहता है और बढ़ते रहता है। और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिसको हम कुमारावस्था भी कह सकते हैं। ओके, कुमारावस्था। किशोर भी और कुमार भी, यहाँ दोनों के ही जिक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर बाल्यावस्था का इस्तेमाल किया गया है, चाइल्डहुड। अब ये जो है वो 3 साल से लेके 6 साल तक, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 9 का है, और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन आयु स्तर में बच्चे का जो विकास होता है, उसकी गति होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। मैंने बताया था कि नहीं, शैशव अवस्था में बच्चों का विकास कैसे होता है, तेजी से क्या धीमे होता है? धीमे धीमे। अरे बाप रे, शैशवावस्था में तेजी से हाँ, बहुत जल्दी। फास्ट होता है सर, आफ्टर शेषावस्था धीमे धीमे होता है। 0 से 2। अरे शैशवावस्था में बच्चे का विकास बहुत ही तेजी से, बहुत तेजी से यस बढ़ती है। सर, 0 to 2 शेषावस्था में 0 फास्ट होता है। फास्ट होता है सर। फास्ट यानी तेजी से, बहुत ही तेजी से होता है। और इसी के बाद का जो अवस्था आती है, इसी में किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है? मैंने बताया, लड़की और लड़के में से किसकी कम किसकी ज्यादा? लड़की और लड़के ज्यादा लड़कों को होता है। लड़कों की धीमी होती है सर, और लड़कों की फास्ट तेजी होती गति है। जास्त होती है। बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास धीमे होता है, लड़कों का धीमी होता है। तेजी से होता है। कुमारावस्था में लड़कियों का विकास लड़कियों की ज्यादा होती है और और लड़कों की कम लड़कों होती का है। कम होता है। इसीलिए हर एक आयु स्तर में वो क्या होता है, विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। होती है। अब देखो, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, ये तो हमने देखा है। अनुवंश विकास जो होता है अनुवंश पर ही निर्भर करता है। जैसा हम जो बोएंगे वही उगेगा, बराबर, वही निकलेगा। ये सर नो, जैसे कि मैंने अगर बबूल का बीज बोया है, तो क्या आम का पेड़ निकलेगा? नहीं। हाँ, फिर किसका आएगा? हम्म, और वो जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही अच्छे क्वालिटी का निकलेगा। यस और नो? और खराब क्वालिटी का होगा तो खराब ही आएगा। तो वंशानुक्रम निर्भर करता है कि वो किस तरह का होगा, किस हद तक का होगा, और वातावरण उस चीज को किस हद तक लेके जाना है ये तय करता है। बराबर है कि नहीं? किस हद तक, मानो इसमें मैं बताता हूं, ये वातावरण है, जिसको हम कहेंगे इन्वायरमेंट भी कहेंगे और परिवेश भी कहा जाता है। वातावरण को स्टेट में सबसे ज्यादा परिवेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? परिवेश के नाम से जाना जाता है। और इसी परिवेश के नाम पर वैटसन ने एक ही बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या कहा देखो, किसने? जेबी वैटसन ने, कि तुम मुझे दर्जन बच्चे दे दो, मैं तुम्हें वो बनाकर दूंगा जो तुम चाहते हो। जैसे कि किसी को पुलिस बना के दे दो, जज बना के दे दो, हाँ, टीचर बना के दे दो, यहाँ तक कि किसी को चोर बना के देना है तो मैं दे दूंगा, किसी को फकीर बना के देना है तो वो भी मैं दे दूंगा। ये किस चीज पे कहा इसने? ये जो कहा उसने इतना सारा, किस चीज के बलबूते? किस चीज के बलबूते? तो उसने कहा वातावरण परिवेश। वातावरण। वातावरण के बलबूते। क्योंकि एटमोस्फियर जिस तरह का रहता है, वातावरण जिस तरह का रहता है, परिवेश जिस तरह का रहता है, उस तरह से हम बच्चों को लेके जा सकते हैं। अभी वंशानुक्रम में बच्चा अगर कच्चा भी होगा तो हम उसको कीमान से लेके कमाल तक भी हद तक ले के जा सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा कच्चा है पढ़ाई में, एक बच्चे पढ़ाई में कच्चा है, और एक 7 बच्चे हैं बहुत ही ब्रिलियंट है, उनमें इस कच्चे बच्चे को हमने
छोड़ दिया, उनका सहवास दिया, तो ये कच्चा बच्चा पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, हो जाएगा। हो जाएगा। यस। क्यों हो जाएगा? वहां का जो वातावरण, उनका परिवेश, उनके रहन सहन, उनकी वजह से वो परिमाणित हो जाता। समझ में आया आपको? ये समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखेंगे हम ये विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। अब ये विकास की अवस्थाओं के बारे में हमें जानना है। विकास की मुख्यतः दो अवस्थाएं हैं, मुख्य दो अवस्थाएं। कौन सी? एक है गर्भ पूर्व अवस्था और दूसरी है जन्मोत्तर अवस्था। हाँ, एक है जन्म पूर्व और जन्मोत्तर, या उसे गर्भावस्था भी कहा जाता है। बराबर। अब यहाँ के जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं के बारे में अपने जितने मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें बहुत ही अ, विशेष पाया जाता है, विभिन्नता है, भेद है, और सबका जो प्रमाण है वो एक जैसा नहीं है। लेकिन कहां से ना कहां से नापने के लिए, मापने के लिए हमने क्या किया कि एक कहीं ना कहीं एक बिंदु होना चाहिए, इसीलिए शैशव अवस्था का या फिर जन्म पूर्व या जन्मोत्तर अवस्थाओं का एक कालावधि निश्चित किया गया है। आता बघा, आपण इतिहास अभ्यासतो आहे की नाही? इतिहास अभ्यासतो. इथं पीजी किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन किती जणांचं इतिहासामधून झालेलं आहे? बीए किंवा एमए इतिहासमधून झालेलं आहे. किती जणांचं झालंय? 1 or 2? किती जणांचं? कुणाचंच नाही? किसी का भी नहीं? वाओ! है पर बताना नहीं चाहते. है पर बताना नहीं. और इतिहास के कालखंड हैं, पता है क्या आपको कितने कालखंड है? अरे इतने 3 चुप आहेत हो. वाटतं सर. अश्म, मध्य, आधुनिक सर. कालखंड मुख्यतः आपण किती मानतो? 3 मानतो. बरोबर आहे का? प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक. हे आपण कशासाठी केले? त्यांचा कालावधी निश्चित आहे का? किती वर्षापासून ते किती वर्षापर्यंतला प्राचीन म्हणायचं, मध्ययुगीन कितीला म्हणायचं आणि आधुनिक किती म्हणायचं. म्हणून जो सगळा अभ्यास आहे तो अभ्यासाच्या दृष्टीने केलेले त्याचे कालखंड आपण पाडलेले आहेत. अभ्यासाच्या दृष्टीने ते सोपे व्हावे, आपल्याला कळावं, आणि ढोबळ मानानं त्यांचे वयवर्ष घातले की या वर्षापासून ते या वर्षापर्यंतला प्राचीन म्हणायचं, या वर्षापासून ते या वर्षापर्यंत मध्ययुगीन म्हणायचं, आणि या वर्षापासून ते या वर्षापर्यंत आधुनिक म्हणायचं. फक्त अभ्यासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर व्हावं म्हणून. सेम कंडीशन विकास के बारे में भी है. विकास की अवस्थाओं के बारे में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों में विभेद हैं, मतभेद हैं कि उसका वर्गीकरण किस में किया जाएगा, उसकी उम्र को बराबर कितना का इसमें डाला जाएगा. मग त्याचा शैशवावस्थेचा कालावधी कुणाचा वाढलेला आहे, कुणाचा कमी झालेला आहे. कारण प्रत्येक मनोवैज्ञानिकानं काय केलेलं आहे, हर एक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने उन अवस्थाओं को दोहराया है. लेकिन एक अभ्यासाच्या दृष्टिकोनानं आपण काय केले, याचे काही विकासाचे अवस्थाएं मांडली. और ये आपको ध्यान में रखने के लिए, इसको ग्रहित नहीं रखना है. ये जो है ना, अभी यहाँ पर दिए गए जो अवस्थाएं हैं, इसको सिर्फ समझो, इसको ये करो मत, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान में मत रखो, क्योंकि हमारे सीटेट के एग्जाम में ये सही नहीं है. आगे बताऊंगा कौन कौन से सही है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिकों ने किए गए हैं. एक सामान्य में गर्भधारणा, जो गर्भावस्था कहा जाता है, वो गर्भधान से, यानी गर्भधान जैसे रहता है वहां से तो जन्म तक चलते रहता है. शैशवावस्था का अवधि बताया उन्होंने जन्म से 5 वर्ष तक. बाल्यावस्था का अवधि बताया 5 वर्ष से 12 वर्ष तक. किशोरावस्था का अवधि बताया उन्होंने 12 वर्ष से 18 वर्ष तक. युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष. प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष. और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक चलती रहती है. ये हमने हमारे अभ्यास के लिए और एक कहीं ना कहीं एक प्रमाण रहने की वजह से हमने इसको बनाया. लेकिन हम हमारे एग्जाम में अलग यहाँ पर जो अवस्था है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे. सबसे पहले है जो रॉस ने इन विकास की अवस्थाओं को रखा है. कौन सी, किसने रखा? रॉस ने. बराबर. अब रॉस क्या कहता है, यही देखो यहाँ पर सबसे अलग है. रॉस क्या कहता है, क्वेश्चन कैसा आता है देखो, 2019 में
सीटेट में ये क्वेश्चन आया था, रॉस के अनुसार निम्नलिखित में से, रॉस के अनुसार निम्नलिखित में से शैशवावस्था का अवधि क्या है। वहां पर जन्म से 2 भी था, इसको 0 से 2 कहा जाता है, जन्म से 5 भी था। तो सही कौन सा रहेगा, सही कौन सा रहेगा? जन्म से जन्म 5। से 5। 5%। ये जो अवस्थाएं ये किसकी है, किसने बताई है? रास ने। रात रॉस ने बताई। रॉस ने कौन कौन सी अवस्था बताई? 4 अवस्था बताई। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। किशोरावस्था, यस, वेरी नाइस, बस। वेरी वेरी नाइस। शैशवावस्था जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक है, किशोरावस्था जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक है, वयस्क अवस्था जो 18 वर्ष से मृत्यु तक है। ये रॉस ने बताई हुई क्या है, अवस्थाएं है। है। अभी हमें परीक्षा के दृष्टि से देखना है, सीटेट के दृष्टि से हमें क्या करना है, देखना है। अब सीटेट की दृष्टि से हमें देखते वक्त क्या करना है, अब मुझे बताओ। हमारा सीटेट एग्जाम महत्वपूर्ण है, बराबर। सीटेट में ऐसे नहीं कहा जाता कि हर वक्त रॉस 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 नहीं होता है, बराबर। हर वक्त कॉमन आता है। तो कॉमन में हम अभी देखेंगे शैशव अवस्था जो है वो है 0 से लेके 2 वर्ष तक। कहाँ तक है? 2 वर्ष तक। लिख लो, समझ लो, हाँ, इसको तुम रट लो। अब इसका ही डायग्राम बनाना है जो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो पहले से रॉस का है वो नहीं, जो अब मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ ना, ये हमारे सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, बराबर। अब देखो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों 3। में। कौन कौन से आएंगे आपके हिसाब से, बोलो, मैंने पहले बताया था। पूर्व, मध्य, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था उत्तर आणि बाल्यावस्था। वेरी नाइस, उत्तर बाल्यावस्था। अब इसका अवधि बताएंगे क्या मुझे, कौन सा कितना है? पूर्व बाल्यावस्था बराबर है, बोलो। 3 से उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। बराबर। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 है, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 है, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 है। अब ये जो अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था की, ये पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? पेपर 1। हाँ। अब मुझे बताओ इसको याद रखने का तरीका। इसको याद भी रखना होगा ना, हमें याद भी रखना होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, तो इसको याद रखने के लिए, याद सर रखने, आपने पहले लेक्चर में ही बोला था वो मूवी शो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। गाना है ना वो, टन टनाटन चलती है, क्या कुछ तो है ना, टन टनाटन टन टन तारा। कोई है जो क्या भी कारवारी गाने, बहुत अच्छे कारवारी है क्या? हर्ष वर्धन। आहे की सर, आहे हा, आहे. कुठल्या मूवी मधला आहे ते? टन टनाटन टन. जुडवा जुडवा, हा, लगेच आपल्याकडे काहीच कमी नाही. सलमान खान. यस, दुसरी हिरोईन कोण आहे? हा, आता लक्षात काय ठेवायचं याला? टन टनाटन टन टन तारा, चलती है क्या 3 से 6, 9 6 से से 12। 9, 9 से 12, है कि नहीं? याद रखना है हमें, और यही ट्रिक काम आएगी। जब बाल्यावस्था पूछा जाएगा तो हर वक्त सर के शब्द आपके कान में गूंजने चाहिए, हे सर नो, वो बी टन टन आणि हे टन राहिलं की आपण काय केलेला, असोसिएट केलेला आहे वयाचं त्या गाण्याशी। म्हणून पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इनका अवधि पूर्व का 3 से 6, मध्य का 6 से 9, उत्तर का 9 से 12। फिर आता है 12। किशोरावस्था, फिर आता है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक है, या फिर उसको 13 से भी कहा जाता है। फिर आता है वयस्क अवस्था जो आती है 18 से आगे, 18 से मृत्यु तक जो भी है। लेकिन हमें सिर्फ ये 3 अवस्थाओं का स्टडी करना है। कितनी अवस्थाओं का स्टडी करना है? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था। अब मैंने बताया तुम्हें बाल्यावस्था पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है, तो पेपर 2 के लिए आपके हिसाब से अभी कौन सी महत्वपूर्ण? किशोरावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था। व्हेरी नाइस, किती हुशार झाले बाबा माझे. किशोरावस्था, किशोरावस्था. हा, किती हुशार झाले बघा सगळे आता, हे की नाही, हे कळायला लागलं. आता किशोरावस्था का बरं ते पेपर 2 साठी महत्वपूर्ण आहे, कोण सांगू शकेल? कारण पेपर 2 साठी क्लास 6 ते 8 आहे, म्हणजे त्या वयातल्या मुलांचा अभ्यास आम्हाला जास्त असतो.
12 के आसपास के। नहीं सर, बरोबर है। मुझे बच्चे का एज क्या होगा, उस बच्चे का जो 6 से लेके 8 साल का बच्चा है, उसकी उम्र क्या होगी? 13 13 से 16, 14 13 से 16, त्या वयाच्या मुलांना शिकवायचं असतं सर, 15. किशोरावस्था मुलांना. मी किती साधा प्रश्न सोपा विचारला की तुम्ही ज्या वयाच्या मुलांना शिकवत आहात 6 ते 8 ला, 6 ते 8 ची मुलांचं वय किती असेल? 12 12 ते 14, 12 ते 14. 12 ते 12 18. ते 15, 12 ते 15. मग तिथं कधी कधी 11 ते 15 पण होऊ शकतं बरं का, 11 ते 15 पण होऊ Yes. शकतं. कधी कधी मागं पुढं असतं त्याचं ऍडमिशन, त्याच्या सगळ्या इतर गोष्टी, यामुळे ते मागं पुढं होऊ शकतं. म्हणजे आपल्या समोरचा मुलगा किंवा आपण ज्या वर्गामध्ये शिकवत आहोत, वो जो अपने सामने बैठा हुआ जो बच्चा है, उसकी उम्र 12 से लेके 15 साल के करीब होती है. तो उनकी हरकतें, उनका साइकोलॉजिकल थिंकिंग, बिहेवियर, ये हमें पता होना है, इसीलिए यहाँ पर इन बातों को दिया है. मान लो तुम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त आप मान लो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं. आप इन बच्चों को जो किशोर अवस्था में है, इन बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त आपने क्या किया, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको हम शाब्दिक उदाहरण बोलते हैं, उनमें हर बार जो उदाहरण दे रहे हैं वो पूरी लड़कियों के नाम की है, एक भी नाम लड़कों का नहीं है. राधिका एवढ्या वर्षाची आहे किंवा अमुक तमुक, जो भी कुछ शाब्दिक दे रहे हैं वो लड़कियों के नाम. ये देखने के बाद एक लड़का उठता है और आप टीचर से पूछता है कि मैम, आपने जितने भी क्वेश्चंस हमें पूछे हैं या फिर दिए हैं, उनमें सब लड़कियों के ही नाम है, क्या लड़कों को ये नहीं आ सकता? लड़के ये कर नहीं सकते? आपने लड़कों के उदाहरण क्यों नहीं लिए? दिस टाइम आपका रोल क्या होगा, या फिर आप उस बच्चे की समझ को किस तरह से निकालेंगे? कसं सोडवाल? त्या मुलानं तुम्हाला म्हणलं, प्रश्न तर कळला का पहिली गोष्ट? सगळे स्तब्ध झाले. प्रश्न एवढा अवघड आहे. मुलगा मुलीचे दोघांचे पण घ्यायचं ना सर नाव. पण तुम्ही घेतले नाही ना तिथे. घ्यायला पाहिजे, पण घेतले नाही. घ्यायला पाहिजे. प्रश्न आहे हा सीटेट मधला, घ्यायला आता पाहिजे. पुढे घेणार आहे म्हणून सांगायचं. नाही. मी सांगू सर? हा सांगा. सर ते आपण असं सांगणार मुलाला समजून की मुली लई जास्त म्हणजे रागवतात, ते लाडाचे असतात आणि तुम्ही हुशार आहात, तुमच्यामध्ये जिद आहे, पण तुम्ही ते करण्याचा प्रयत्न तुम्ही असं जिद करत नाही. म्हणून आपण या मुलींचे आपण नाव घेतले. तू पण हुशार आहे आणि मुलगी पण हुशार आहे, पण यांच्यामध्ये कमी समज आहे, लगेच ते रडतात, म्हणून यांना आपण यांचे नाव टाकलेलं आहे. बघा सर, तर लिंग भेद होईल की मग सर असं केलं? असं स्टेटमेंट केल्या मुली सगळे चिडतात सर, मुली सगळे बोलतात, मग आम्ही सर आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ये मुली रडतात बाबा म्हणून आपण घेतलं. इसका मतलब लड़कियों और लड़कों में अलग समझ होगी कि नहीं होगी? यानी हाँ आप सर राइट, लिंग भेद होईल. कम करने की बजाय आपने और भेद को बढ़ा दिया. यही तो सोच है ना. सीटेट मध्ये पास व्हायला का सोपा है सांगतो तुम्हाला. टीईटी के मुकाबले सीटीटी इजी क्यों है? क्योंकि हम हमारे यहाँ के सोच को डेवलप करना है, कंटेंट को नहीं, कि इस वक्त इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे. और एक बात याद रखो, कभी भी कहाँ भी कैसे भी, जब तक आप मेरे पास हैं, सीटेट का पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास जो भी कुछ आंसर आने चाहिए सीटेट के बारे में, ये आदर्श होने चाहिए. क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? उत्तर क्या होने चाहिए? आदर्श. आदर्श का मतलब किसी लड़के का नाम नहीं है. अटल आपण भारी भारी बोलतो की नाही, शाळेमध्ये असलं पाहिजे, तसं असलं पाहिजे, पण प्रत्यक्षात शाळेत असतं का? किंवा आपण तसं करतो का? Concept related, that point related. Exactly. Point. आदर्श म्हणजे बघा, मी लय भारी आहे, मला लय येतंय, मला लय कळतंय, हा, आणि या सगळ्या गोष्टी समजून घेणं त्या उत्तराला न्याय देण्यासारखा आहे. म्हणजे त्याच्यातला मी लय दर्दी असल्यासारखा. त्याच्यामुळं जेव्हा पण केव्हा सीटेटची आपण उत्तरं देतो, त्यावेळेस ती उत्तरं
आदर्शच असली पाहिजे. मग त्याच लेवलनं विचार केला तर तुमचं उत्तर बरोबर येणार आहे, पर्याय सुद्धा बरोबर येणार आहे. आणि ती डेव्हलपमेंट पहिल्या दिवसापासून झाली तरच शेवटच्या दिवसापर्यंत आपण पूर्णपणे पूर्णत्वास घेऊन जाऊ शकतो, अन्यथा पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. आलं का लक्षात? मग इथं काय झालं, जेंडर बायस होत होता. त्या मॅडम त्या ज्या होत्या, जो मैडम पढ़ा रहे थे और वो मैडम मैडम के हिसाब से हो रहा था जेंडर बायस, उन्होंने लड़कियों को अहमियत दिया। अब गलती क्या हो गई, मैडम भी लड़की है और बच्चे वो जो लड़कियां हैं उनके भी लड़की, यानी उन्होंने क्या किया, लड़की की बाजू ली। फिर लड़के को ऐसा लगा कि मैडम अपने अपने लेके चल रही हैं, फिर हम कहाँ है, हमें कुछ वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पर आने वाला उत्तर, यहाँ पर आने वाला जो आंसर है वो आदर्श होना चाहिए। आता मला सांगा, राहिलेलं उत्तर कोण सांगू शकेल? अजून एक आयडल विचार करा, काय उत्तर देणं अपेक्षित आहे तिथं? अजून चांगलं उत्तर काय देणं अपेक्षित आहे? क्या लगता है आपको? सर फॉर एक्झाम्पल मला असं वाटतं, जर त्या टेक्स्टबुक मध्ये त्या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये जर गर्लचंच नाव असेल, मुलीचंच नाव असेल, तर मॅडम म्हणू शकतात की या प्रश्नामध्ये मुलीचंच नाव आहे, त्यामुळे मी मुलीचं नाव घेतले, असं पण होऊ शकतं. नाही ना, आता आपला प्रश्न काय चाललाय की त्या मुलाची समज काढायची की नाही आपल्याला? मी सांगू सर? ओके ओके, आता हा त्या मैं मुलाची मैं समज बोलूं? काढायची. आता समजा तुमचा मैं बोल मुलगा हट्टी आहे, त्यानं काहीतरी तुम्हाला मागितलं, गाडी मागितली, पण मागच्याच आठवड्यामध्ये तुम्ही गाडी घेतली होती, त्याने ती तोडली, पण त्याची समज तुम्ही काही रागावून काढता का? प्रेमानं सांगून काढता की नाही? आणि इतकी भारी मी समज सा काढता की दुसरं कोणच मी काढत नाही. सांगू सर? हा सांगा ना. हा सर, आपण असं करू शकतो, जे ते उदाहरण दिलेले आपल्याला, तर आपण त्याच्यामध्ये त्या मुलाचं स्वतःचं नाव किंवा आदर्श मुलांचे नाव टाकून अशी उदाहरणं त्याला देऊ शकतो. यस, यानी आप ही पहले गलती नहीं कर सकते, आप ही वहां पर ऑटोमेटिकली लड़की के नाम की जगह पहले ही आपने वहां पर लड़कों का नाम दिया होता। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि अभी हर्षवर्धन ने भी कहा था की बरोबर आहे, माझं तुझ्याकडे लक्ष आहे की नाही मी बघणारच होतो। अगले आंसर में मैं देखो ना, अभी नया जो क्वेश्चन है वो लड़के का ही है, अब बता सकते हैं ना, उसकी समझ निकाल सकते हैं कि नहीं? तेरे लिए हो मैंने हाँ हो, सर, अगला क्वेश्चन, हाँ पुढचं नया उदाहरण क्वेश्चन बना त्याच्याच सकते हैं. नावाचं घ्यायचं. हा, नेक्स्ट उदाहरण लगेच त्याच्याच नावाचं घ्या आणि दुसरं नाही, ज्या त्याच्याच मुलगा नावाचं. उठला त्याच मुलाचं नाव घाला, निकल का नहीं? समझ निकालने में क्या लगता है बच्चों की? और यहाँ पर बरोबर सांगितलं सर. हाँ, और बच्चों को जब भी कभी ऐसे जेंडर बायस करते हैं वो होने नहीं देना है। अब किशोरावस्था में ऐसे होता है, बराबर, किशोरावस्था में ऐसे होता है। किशोरावस्था में के जो लक्षण है, अभिलक्षण है, वो जो भिन्न लिंगी होता है ना, वहां पर आकर्षण होता है कि नहीं? और फिर कभी कभी क्या होता है कि हम जेंडर बायस करते वक्त क्या करते हैं, देखो, लड़कियों को कौन कौन से काम देते हैं स्कूलों में, हम स्कूलों में लड़कियों को कौन कौन से काम देते हैं, सही सही आंसर बताने का, जो वास्तव में है वो। ब्लैक रांगोळी बोर्ड काढायचं रायटिंग, वगैरे. बोर्ड राइटिंग, रंगोली, कोई प्रोग्राम फंक्शन है तो रंगोली हाँ, निकालने के लिए बोलते हैं, ब्लैक रांगोळी बोर्ड बोलते काढायचं, हैं। टीचरांचे बॅग्स वगैरे आणायचं, बुक्स ठेवायचे. आणि एखादा कार्यक्रम समारोह रहने के बाद वहां पर हम क्या करते हैं, अँकरिंगच देतो इथं ना आपण. तर त्यांना पुष्पगुच्छ द्यायला लावतो एकदम बरोबर आहे सर, मान्यवरांना. दिस इज द रिअलिस्टिक एक्झाम्पल। और ही दुसरी गोष्ट, त्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत गीत म्हणायचं असेल तर मुलींना हो सांगतो, हो, स्वागत. मुलांना काय सांगतो, आता मुलांना काय काय सांगतो आपण? बेंच खुर्च्या उचलून टेबल उचला. ठेव, लाव, ते टेबल सामान लाव, तिकडे हे कर. आण, टेबल लाव, खुर्ची लाव. हम्म, ते वरून काढ, हा हा हाईट असते. हा, आणि कळत न कळत आपण त्यावेळेस असं पण म्हणतो, का मुलीसारखं रडतोय, आहे की नाही? कधी कधी आपल्याकडून तोंडून येतं बघा, का मुलीसारखं रडतोय, आहे की नाही? आपल्याकडे एक वर्ड जास्त आहे। आणि परत Yes. एक असतो बघा, मुलीचं मेंदू कुठं असतो? गुडघ्यात. हम्म, घुटने में घुटने अरे घुटने में बाप, नहीं होता है, लड़कियों का मेंदू मेंदू में जो होता है, दिमाग में होता है। मुलांना म्हणतो आपण, मेंदू गुडघ्यात आहे का म्हणून. नाही, मुलींना म्हणतात. लक्षात नेहमी ठेवायचं, हे का आलं तुम्हाला सांगतो, हे सगळं जेंडर बायसमुळे होत आहे, बरोबर का नाही? एक दुसरे को तुच्छ लेखना। आता हा मुलींचा मेंदू गुडघ्यात असतो, हा स्टेरियोटायपिंग आहे, म्हणजे पूर्वापार परंपरेने चालत आलेल्या घटना आहेत, घडामोडी आहे,
आमच्या आजोबाने म्हणलं होतं, पंजोबानं म्हणलं म्हणून मी म्हणलं, बरोबर की नहीं? पर असल में वो वैसा नहीं है। कि बच्चों को हम पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त जो भी कुछ देना है, जो भी कुछ समझाना है, वो आयडॉलिक करना है, आदर्श असलं पाहिजे. तुमच्याकडून काय घ्यायचंय का नाही? मुलगा जेव्हा शाळेत येतो, बच्चा जब स्कूल में आता है, स्कूल में पढ़ता है, तो अपने माता पिता से ज्यादा वो टीचर पे भरोसा करता है. जब बिल्कुल पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक्त वो शुरू के शब्द पढ़ाते हैं, जैसे कि क कमलाचा, और ये कमलाचा जब वो पढ़ता है और जब वो घर में जाता है, वहां पर मम्मी क्या कहती है, क कपाचा, लेकिन बेटा क्या कहता है उस वक्त? नहीं, टीचर को कमला ही बताया। हाँ, हमारे टीचर ने ऐसे नहीं बताया, हमारे टीचर ने कपाचा बताया नहीं, हमने टीचर ने गलत बोल रहे, हमारे टीचर ने ऐसे ही बोला है। यस। तो क्या होता है, बच्चे तुम्हें आइडॉल मानते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा छठी यानी 6 उम्र से लेके करीबन 9 उम्र तक तुम्हारा बहुत ही एकदम अटैचमेंट रखते हैं, सब कुछ फॉलो करना। और सबसे ज्यादा फॉलो कौन करता है? मतलब किशोरावस्थाओं में, या किशोरावस्थाओं में लड़कियां मैडम को फॉलो करती है, मैडम को। फॉर एग्जाम्पल किस चीज को? तो बहुत फेवरेट टीचर्स भी रहते हैं लड़कियों का। हाँ, तो क्या फॉलो करती है वो लड़कियां? मैडम का दिखना, मैडम किस तरह से आती है, किस तरह से बोलना चलना, पहनती है, कैसे क्या दिखती है, क्या कॉम्प्लीमेंट मेकअप करती है। कॉम्प्लीमेंट देती कि नहीं उसके बारे में? मैडम तुम्हें हाँ सुंदर दिसता है। है कि नहीं? हाँ, और मैडम भी खुश। हाँ, बहुत खुश, बहुत कुछ होती है। तो ये जो है ना, ये बच्चों का, इसीलिए कभी कभी बच्चों का यहाँ पर दिल नहीं दुखाना। और दिल तुम वास्तव में दुखाओ या ना दुखाओ, वो लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जो इस स्टेट का आंसर देना है, तो यहाँ के हमारे जो आंसर है वो आदर्श होने चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन, लो लो लेवल के नहीं, हायर लेवल के होने चाहिए। आंसर का जो कंटेंट है, उसमें का जो जवाब है, वो हायर लेवल का होना है। मान लो उस लेवल के हम है या नहीं हो, वास्तव में करते हो या ना करते हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। मानो अगर आप इस स्टेट में, मैं आगे आगे बताऊंगा, ट्रिक भी लेता हूं, और ट्रिक हर संडे चलती है, सैटरडे चलती है हमारी, और उसमें मैं बताता हूं। अगर आपने बच्चे को भगवान मान लिया, अगर आपने बच्चे को भगवान मान लिया और भगवान मानकर समझकर क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं आएंगे। यानी असल में हम हमारे स्कूल में बच्चे को भगवान मानते हैं, मानते हैं? यस और नो, मानते हैं क्या? नहीं मानते सर, हाँ। लेकिन मानना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तव है नहीं मानते, और आइडल क्या है? मानना है, और मैं मानूंगा। हाँ हाँ, और ये सोचेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। वास्तव में भगवान नहीं मानते। अब भगवान माने ही होते वास्तव में, तो हम बच्चों को कूटते पीटते? नहीं सर। नहीं, हाँ, बच्चे दंगा करते हैं कि नहीं स्कूल में, करते हैं कि नहीं करते? करते सर। हाँ, करने के बच्चे स्कूल में दंगा करने के बाद आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यार से उसको पूछते हैं, बच्चे दंगा क्यों कर रहे हैं? पूछते क्या? पूछते? नहीं हाँ, नहीं, क्या करते फिर, क्या करते? 2 रपाटे देते पीठ में। यस, दिस इज राइट आंसर, बट ये नहीं है आंसर हमारा। भगवान को पीटना है क्या? भगवान को पीटेंगे हम? नहीं हाँ? नहीं प्यार से कभी भी कभी क्या बोलते हैं, होता है, पीटते भी है। अभी ऑप्शन मध्ये असं पण येतो की मुलगा जर गोंधळ करत असेल, बच्चा अगर ज्यादा मस्ती करेगा, तो उसके फादर को हम स्कूल बुलाएंगे। हे बरोबर उत्तर असेल का? नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं, बराबर। अगर बराबर। बच्चों को हम भगवान मानेंगे, तो भगवान के पिता को हम घर स्कूल बुलाएंगे। हमारी क्या मजाल, हमारी क्या, भगवान को हम कैसे बुलाएंगे? हा, तरच उत्तर आपलं जुळणार आहे. म्हणून इथून पुढे कधीही प्रश्नाचं उत्तर देत असताना आपल्याला आदर्श उत्तर निवडायची आहे. आदर्श उत्तर निवडत असताना आपल्याला प्रत्येक विद्यार्थ्याला यहाँ पर भगवान मानना है, और वो मानकर उसको सॉल्व करना है। ये आपको यहाँ पे जेड लगेगा, ये आपको यह सुनने में समझने में कठिन महसूस होगा, लेकिन इस एंगल से आप जाएंगे तभी आंसर को सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत है?
सही है करेक्ट सर। सर। अब ये कभी कभी ऐसे समझ में नहीं आता, तो उसी लिए क्वेश्चन आंसर लगते हैं सामने, एंड फिर वो जब क्वेश्चन दिखाऊंगा और उस एंगल से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, सर सही है, अभी तो बराबर एकदम बराबर है। तो इसीलिए हम हर शनिवार को यानी सैटरडे को हम क्या करते हैं, ऐसा ट्रिक वाला क्लास लेते हैं जो 2 घंटे चलता है। पूरा टोटली पीपीटी बेस रहता है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रहते हैं, और उसमें दिए गए 16-17 जो ट्रिक रहते हैं उस ट्रिक को लगाकर आपको क्या करना है, पढ़ना पढ़ाना होता है। तो बच्चों को हम पढ़ाई के साथ साथ ट्रिक बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर देते हैं, जिससे बच्चा बहुत ही क्या होता है, सुपर बनता है, और इसीलिए सीटेट की एग्जाम में वो फेल ही नहीं होता। इसीलिए अपने क्लास का जो रेशो है सक्सेस का, वो 85% के ऊपर है, एबो, बिलो नहीं है अभी तक का तो रेशो। तो ये इसकी वजह भी यही है कि हम पढ़ाते वक्त या पढ़ाने के साथ साथ उसको वो टेक्निक भी पढ़ाते हैं, और उस तंत्र को भी उसको हम दिखाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि वो क्या कर सकता है। साथ ही हम बच्चों को यहाँ पर हर सैटरडे में मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं। जो क्वालिफाई हुए बच्चे होते हैं उनको लाकर उनकी मुलाकात लेते हैं, उनका गाइडेंस लेते हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे टीईटी सीटीईटी के साथ साथ टीआईटी में भी लगे हैं। बहुत सारे बच्चे जॉब पर हैं, टीचर बोलकर, शिक्षण सेवक बोलकर लगे हैं। 2017 की बैच के भी हैं, और 2022 यानी 24 को जो ज्वाइनिंग हुई उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो उनकी भी हम आपको क्या कराते हैं, मुलाकात कराते हैं, उनका गाइडेंस देते हैं, जिससे आप क्या हो जाए, आप भी प्रोत्साहित हो जाए, आपको भी वो बातें मिलने की कोशिश हो जाए। इन सब बातों को हम इस क्लास में पढ़ाते हैं। इन सब बातों को हम क्या करते हैं, इस क्लास में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं, ये टॉपिक के जो भी कुछ क्वेश्चन, ये टॉपिक के कुछ जो भी कुछ नोट्स डीपली, हाँ, और ये सब कुछ जो है ये हमारे एप्लीकेशन में मिलते हैं। मान लो एक आध दूसरे बाद आपको ये क्लास मिस हो गया, आप इसको देख नहीं पाए किस कारण की वजह से, तो आप वो क्लास दूसरे दिन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ में हमारे पास 15,000 प्लस क्वेश्चन बैंक है। कितने? 15,000 प्लस। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी कुछ लेटेस्ट बुक्स हैं, वो पूरे अवेलेबल ऑन हमारे ऐप में है। तो उसके जरिए आप आपके खुद को परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, डेली डेली आप पैसेज पोयम इनको सॉल्व करके आप अपना कॉम्प्रिहेंशन बेहद बता सकते हैं। शुरू में आपको 10-15 या 20 मिनट सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन 15 दिन बाद ही आप वही पैसेज 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ हम पूरे 2 महीने में आपका स्टडी का प्लानिंग कैसे बनाना है, ये स्टडी का प्लानिंग बताते वक्त 20-20 दिनों के शॉर्ट होते हैं हमारे। 20 दिन का टाइम टेबल अलग होता है, बाद में 20 दिन का अलग होता है, और अंतिम 20 दिनों का अलग होता है। तो यहाँ पर कितने घंटे स्टडी करना है, कितने घंटे करना के साथ साथ कितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, कौन से पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मुलाकात आपको सुनाते हैं, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिले। हम यहाँ पर सब लोग जितने भी आज जुड़े हैं क्लास में, इन सबका उद्देश्य एक ही है, सिटेट क्रैक करना। yes or no? यहाँ पर कोई भी ज्ञान लेने के लिए नहीं आया है। अगर कोई ज्ञान लेने के लिए आया है कि मला ज्ञानच घ्यायचा है, तो वो बच्चा कभी क्वालिफाई नहीं हो सकता। ध्यान में रखो, यहाँ पर हम उद्देश्य एक ही है, सिटेट को क्रैक करना है। और सिटेट को क्रैक करने के लिए जो भी कुछ हमें चाहिए वो अगर हमारे पास होगा तभी हम क्वालिफाई हो सकते हैं। सो जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी 65 लोग हैं, अभी सबको क्या करना है, चैट बॉक्स में आपका नाम और नंबर मेंशन करना है। इसके पहले मैं इसमें जिस तरह से किया है उसी तरह से नाम नंबर आप आपका उसमें दोहराओ। आपको कोई भी शंका आती है तो दिए गए डिस्प्ले के नंबर पर आप उसको कॉल कर सकते हो। शुभम सर है, मेरा नंबर है, तो कॉल करके आप क्या कर सकते हो, आपका एडमिशन तय कर सकते हो। ये आने वाले 1-2 दिनों के लिए ही फ्री डेमो चलेगा, उसके बाद क्लास सिर्फ पेड लोगों के लिए ही सीमित होगा। इसीलिए आप आपका एडमिशन आज ही फिक्स करो, आज ही तय करो,
कि मुझे सीटेट क्वालिफाई होना है। अगर मुझे सीटेट क्वालिफाई होना है तो आपको ये क्लास जरूर ज्वाइन करना है। क्लास की खासियत सबसे बेहतरीन है क्योंकि सक्सेस रेशो बहुत ही लाजवाब है। इसी के साथ साथ आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं सीटेट के बारे में। हम सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, तो महाराष्ट्र के बाहर भी हम जा चुके हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ तक के अखबारों में भी हमारे क्लास का पूरा जो डंका जिसको बोलते हैं वो लग चुका है, झंडा लग चुका है। सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं है अब। और फिलहाल अभी के क्लास में गुजरात से भी कई लोग जुड़े हैं। तो आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप भी जुड़ जाएं, आप भी हमारे इस क्लास का एक हिस्सा बन जाएं। और फिर देखो, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको क्वालिफाई करना है कि कम वक्त में, कम समय में आपको किस तरह से क्वालिफाई करना है, आपको किस तरह से सक्सेस रेशो तक लेके जाना है, वो जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ पढ़ाई आपको करना है, हम जो प्लानिंग देंगे उस हिसाब से आपको करना है। साथ में पढ़ाई करते वक्त किन चीजों को दोहराना है, शॉर्ट नोट्स किस तरह से निकालना है, ब्रीफ नहीं, एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में से शॉर्ट। जैसे कि एक ही पन्ने पर पूरा साइकोलॉजी बैठना चाहिए, तो एक पन्ने पे जब वो साइकोलॉजी बैठेगा तो उस साइकोलॉजी को किस तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण करने के लिए ही हमें इन सब बातों को दोहराना है। और दोहराते वक्त तुम्हा सगळ्यांना मला सांगताना आनंद होत आहे की तुम्ही सगळे लवकरात लवकर या क्लासला जॉईन करा। वेळ घालवू नका, वेळ निघून गेली की परत काहीही करता यायचं नाही। आणि या क्लासला ऍडमिशन घेण्यासाठी मी इथं नंबर मेन्शन करत आहे, त्या नंबरवरती तुम्ही कॉल करू शकता आणि आपल्या जो क्लासचा प्रवेश तो निश्चित करू शकता। नंबर आहे 72 76 30 78 48। शुभम सरांचा नंबर आहे, त्यांना संपर्क साधून आपण आपला क्लासचा प्रवेश आजच निश्चित करा आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये सीटेट पास होण्याची जी काही गॅरंटी आहे ती निश्चित करून ठेवा। हे सगळं करत असताना आपल्या क्लासची फी 4700 आहे। डिस्काउंट सध्या अजूनही चालू आहे आणि 4200 फी मला लागू होते। तर तुम्ही लवकरात लवकर ही फी भरून, टोकन अमाऊंट भरून करा, नाहीतर फी पूर्ण भरून करा, आपला सीट निश्चित करा। कारण तुम्हाला हे शिकवलेलं समजत असेलच, शिकवण्याची पद्धत तुम्हाला आवडली असेल, याच्याही पेक्षा अजूनही वेगवेगळ्या पद्धतीनं, वेगवेगळ्या गोष्टीनं आपण इकडले पुढचे भाग शिकणार आहोत, ते समजून घेणार आहोत। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग इस क्लास को जल्द से जल्द क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक आहे, चला। तर आजचा क्लास कसं वाटलं आपल्याला कळवा आणि आपण इथं थांबूया। सर सर एक सवाल पूछना है आपसे। एक पूछो। ओपन कैटेगरी के लिए जॉब की एज कितनी है? एज? हाँ, उम्र कितनी है जॉब के नहीं लिए? नहीं मैडम, इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एग्जाम के लिए नहीं, जॉब के लिए। जॉब लगने के लिए कितनी एज की लिमिट है? ओके, आप मुझे कॉल करो, आपको मैं GR दे दूंगा, आपकी इस पर डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। और ये जो ठीक है। था ना, जो भी कुछ, ये कोविड के बाद इसकी एज लिमिट बढ़ाई गई है, ओपन की भी हाँ चेंज की है, कास्ट की भी चेंज की है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लास। ओके, पूछो मैडम। सर कन्नडा मीडियमचा पण वेगळा फॉर्म भरावा लागेल का? कन्नडा मीडियमचं फॉर्म भरत असताना लँग्वेज आपल्याला निवडायचे कन्नडा। आप कर्नाटक से है ना मैडम? कर्नाटक से नाही म्हणजे एज्युकेशन पहिला तिथं झाले, नंतर महाराष्ट्रामध्ये मी आता सर्व्हिसला आहे। म्हणजे तुम्ही, तुमचं माहेर कन्नडा आहे, कर्नाटक आहे आणि हा 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 आता सासर महाराष्ट्रामध्ये, सर्व्हिसला पण मी महाराष्ट्रामध्येच आहे। बेळगाव कन्नड शाळेत। कन्नड शाळेत आहे तुम्ही। कन्नड तुम्हाला व्यवस्थित जमत असेल तर पहिली लँग्वेज तुम्ही कन्नड घ्या मॅडम। बर ठीक आहे सर। आणि दुसरी लँग्वेज मराठी किंवा हिंदी घेऊ शकता, तुमच्या चॉईस। बर ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके मैडम। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए मैं हूँ। अगर नहीं पूछना है तो आज का क्लास कैसे लगा?
आज का क्लास कैसे लगा? सर हॅलो सर, हा. पीडीएफ आम्हाला कधी मिळतील सर? पीडीएफ तुम्हाला कधी मिळतील? काय नाव, तुम्ही क्लास जॉईन केलाय का पेड मध्ये? हो सर, हो सर, हो सर, हो सर. आपल्याला तुम्हाला 2 दिवसामध्ये जे फीचे रूल्स आहेत आपले, तुम्ही टोकन अमाऊंट मध्येच अजून असाल तर त्याचे अजून रूल वेगळे आहेत, ते तुम्हाला सांगितले जातील आणि त्यानुसार तुम्हाला एक ऍप्लिकेशन पुरवलं जाईल आणि त्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपल्याला हे पीडीएफ दिले जातील. त्या पीडीएफ तुम्ही रिडिंग करू शकता, वाचू शकता, पाहू शकता. बर. ओके. अजून कुणाचं काय शंका? तो कल हम ये देखेंगे कि अगले आने वाले 60 दिनों में किस तरह से हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, पढ़ाई किस तरह से करना है, हमें किस तरह से 90 मार्क लाना है और 90 मार्क लाने के लिए क्या क्या बेहद तरीके से करना है, वो हमें क्या करना है आने वाले दिनों में देखना है. वो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण वही है कि 90 मार्क कहाँ से बटोरना है, कितने बटोरना है, कैसे बटोरना है. तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना भी बहुत जरूरी होता है और उसको ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे. ठीक है, आप सब यहाँ पे जुड़ गए, आपने आज का लेक्चर अच्छी तरह से इसको ध्यान दिया. ये लेक्चर लिमिटेड दिनों के लिए ही है, इसके बाद वो सिर्फ पेड वर्जन के लिए ही चलेगा, बाकी के लिए नहीं दिखेगा. आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्द आपका खुद का एडमिशन करा लो और सक्सेस की गॅरंटी ले लो. ठीक आहे. तो पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद, आभार मानतो आणि या ठिकाणी आजचा क्लास संपला असं जाहीर करतो. भेटूया उद्या परत पुन्हा एकदा नेहमीच्या वेळेला 7 ते 9. हेलो बोलो मॅडम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. बोलो मॅडम. सर फी थोड़ी थोड़ी भरे तो चलता है क्या, फिर एक ही साथ मारने का सब? कॉल करो तुम, पूरी भरना है, कॉल करो तुम, पूरी भरना है. ओके सर, ओके ओके सर. मैं पेड है अभी थोड़ी रही है, इसके लिए पूछी. पूरी भरना है, पूरी भरेंगे तो ही आपको एप्लीकेशन और बाकी के सभी सपोर्ट सिस्टम दिखने लगेंगे. ओके ओके ठीक है सर. जानते हैं.